बेले को उसके भाई जैन ने पीटा है क्योंकि उसके परिवार में सिर्फ वही एक ऐसा है जिसके पास कोई दिव्य हथियार नहीं है। देवताओं को मारने के लिए मशहूर एक महान परिवार के लिए उस शक्ति का न होना बहुत बड़ी शर्म की बात है। उसकी छोटी बहन उसकी मदद करने की कोशिश करती है और दूसरी बहन उसे जमीन पर गिरा देती है। कुछ दिनों बाद उसे घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अभी भी बेकार है। लेकिन कमजोर लोगों की कहानियां शायद ही कभी ऐसे खत्म होती हैं। एक दिन वो आखिरकार वापस आने में कामयाब हो जाता है और सीधा सारा के कमरे में जाता है जो पहले उसकी मदद करने की कोशिश करने वाली अकेली थी। उसके चेहरे पर आंसू भरे हुए हैं। वो उसकी रक्षा न कर पाने के लिए माफी मांगता है और उसे गले लगाता है जैसे वो मौत से वापस आ गई हो। वो पूरी तरह से खोई हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कहानी तब खत्म होती है जब जैन कमरे में घुसता है। उसके चेहरे पर घमंड भरा मुस्कुराहट होती है, हमेशा की तरह लड़ाई के लिए तैयार रहता है। हमारा लड़का बिल्कुल सासुके उचिहा की तरह था, बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था। जैन ने पूछा कि क्या वो उसके पंच का स्वाद लेना चाहता है और लड़के ने उसे बस उसे आजमाने के लिए कहा। गोजो सत्तोरु के विश्व वर्षन को चुनौती मिली और उसने वार करने की कोशिश की, लेकिन बेले उससे तेज थी और उसने पहले वार किया। बड़ा भाई नीचे जाता है और गुस्से में वापस उठता है, तुरंत बेले के खिलाफ अपने दिव्य हथियार का इस्तेमाल करता है जो निहत्थी है। अचानक नायक एक म्यान को बुलाता है जिसमें से एक विचित्र ऊर्जा निकल रही है। जैन को इसकी परवाह नहीं है क्योंकि ये रैंक ई है और उसके पास एक अति दुर्लभ हथियार है। वो बिना किसी डर के हमला करता है और अकल्पनीय होता है। केवल म्यान का उपयोग करके बेले एक भयावह जादू को उजागर करती है और एक ब्लेड को बुलाती है जो जैन के दिव्य हथियार को आधे में से काट देती है। मजबूत आदमी सदमे में खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि ब्लेड कहां से आया। अगर म्यान खाली था। बुरी तरह डरकर वो भागने की कोशिश करता है। तभी हमारा नायक एक रिवॉल्वर निकालता है और एक गोली चलाता है जो उसके भाई के चेहरे से होकर गुजरती है। जैन पीछे देखता है, डरा हुआ और भ्रमित। उसे समझ नहीं आता कि इतनी सारी गोलाबारी कहां से आई। तुम किस पर निशाना साध रहे हो? अपने जूते में कांपते हुए वो गोली से हुए नुकसान को देखता है और अपने पिता ड्यूक गैलियन, जिसे तलवार राजा के नाम से जाना जाता है, जो की ओर भागता है। जैन अपने पिता को बेले के पीछे जाने के लिए कहता है और अपने भाई पर शैतान के साथ सौदा करने का आरोप लगाता है। सारा अभी भी कमरे में सदमे में थी, अपने भाई को पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदलते हुए देख रही थी। कुछ ही देर बाद उपद्रवी वापस आता है और चेतावनी देता है कि बेले का अंत हो गया है। गैलियन लड़के के पास जाता है और कहता है कि उसने घर के नियम तोड़े हैं। दोनों एक माइनस दूसरे को तनावपूर्ण और भारी माहौल में घूरते हैं। तलवार राजा अपनी आभा को बच्चे को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बेले ने पलक तक नहीं झपकाई। बूढ़ा आदमी अपनी तलवार निकालता है और पूछता है कि क्या उसे मरने से डर नहीं लगता। कम बोलने वाला हमारा लड़का बस अपना जादू दिखाता है और वो बच्चा जिसके पास पहले कुछ भी नहीं था अब कई दिव्य हथियार दिखाता है। बूढ़े आदमी ने ये देखा और वहीं ठिठक गया कि आखिर उसके नालायक बेटे के हाथ सबसे महान योद्धाओं के हथियार कैसे लग गए। जिस दिन उसे निकाला गया, बेले ने अपने पास बचे हुए थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा किए और सारे हथियार खरीदने में उड़ा दिए। आखिरकार दिव्य हथियारों वाले शूरवीरों के सामने सामान्य हमले बेकार थे। इसका समाधान ये था कि हर तरह के हथियार खरीदे जाएं और पूरे शस्त्रागार का इस्तेमाल करना सीखा जाए। जब भी कोई राक्षस उसके रास्ते में आता तो वो उसे धूल चटा देता, कोई दिक्कत नहीं। उसी समय एक लड़ाई के बाद एक नकाबपोश आदमी अचानक प्रकट हुआ। उस अजीबोगरीब व्यक्ति ने एक लड़के पर भरोसा करके उसे हीरो बनाने के बारे में कुछ अजीब कहा, एक नीली रोशनी छोड़ी और जमीन में कुछ चिपका दिया। बेले सीधे उस पर गई। उसे लगा कि वो तलवार है, लेकिन हैरान रह गई कि वो सिर्फ एक म्यान थी। वो एवलॉन की दिव्य म्यान थी, एक पौराणिक कलाकृति जिसमें 5 महान योद्धाओं के हथियार रखे गए थे। बेल ने सालों तक कड़ी ट्रेनिंग की और फिर वो ड्रैगन से भिड़ गया और उसने साबित कर दिया कि उसे एवलॉन पर 100% महारत हासिल है। लड़ाई के बीच में उसने अकेलीज की शील्ड को बुलाया और आसानी से हमले को झेल लिया। स्टॉर्म हैमर से उसने एक ही वार में ड्रैगन को ढेर कर दिया। बढ़िया। अब जब उसने एवलॉन की ताकत पर पूरा नियंत्रण पा लिया था तो उसने शहर वापस जाकर अपनी बहन को बचाने का फैसला किया। निकाले जाने के 5 साल बाद बेल वापस आ गया। परिवार की जमीन पर पहुंचने पर सब कुछ जल रहा था। गृहयुद्ध छिड़ गया था और पूरा महल खंडहर में तब्दील हो गया था। वो घबराकर महल के अंदर भागा और देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि लड़की का शरीर खून से लथपथ था। वो सैरा थी। उसने घबराकर उसे पकड़ लिया क्योंकि वो जवाब नहीं दे रही थी। बेल ने एक ऐसी चीख मारी जिसने सालों ट्रेनिंग ली थी और आखिर में बहुत देर हो गई थी। फिर एक ऊर्जा का झोंका उसके सीने से होकर गुजरा। कमरे में अभी भी कोई ऐसा था जिसके पास इतना शक्तिशाली मान था कि वो रैंक से नीचे किसी का नहीं हो सकता था। उस आदमी ने बेले को पहचान लिया और चेतावनी दी कि वो जल्द ही अपनी बहन से मिलने आएगा। बेले ने बिंदुओं को जोड़ा। ये सारा का हत्यारा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसकी छाती फिर से छलनी हो गई और सब कुछ अंधेरा हो गया। बेले भ्रम में अपने हाथों को देख रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि उसे मार दिया गया है। अपने सामने पादरी को और चारों ओर चर्च के रंगीन कांच को देखकर उसे एहसास हुआ कि वो इस पल को पहले भी जी चुका है। यह वर्षों पहले का समारोह था। तभी उसे क्लिक हुआ। एवलॉन के पास समय में वापस जाने की शक्ति थी। अपने पहले जीवन में म्यान को खोजने में वर्षों लग गए और उसने बहुत मेहनत के बाद ही इसमें महारत हासिल की। अब कलाकृति शुरू से ही उसके हाथ में थी और 5 शक्तिशाली हथियारों के साथ खेल बदलने वाला था। अतीत में वापस उसने सबसे पहले सारा के पास भागा। अपनी बाहों में उसे मृत देखकर रोने के बाद अपनी बहन को जीवित देखकर लड़के का दिल टूट गया।
और फिर जैसा कि आप जानते ही हैं, उसने अपने भाई जैन को बुरी तरह पीटा और बूढ़े आदमी को पता चला कि उसके पास पौराणिक हथियार हैं। उस समय से वो पहले का बेकार बेटा परिवार का नया चहेता बन गया। दरवाजे बंद होने के बाद बेले को आखिरकार राहत मिली। ड्यूक पर दबाव बहुत ज्यादा था, उसे बस और मजबूत होना था। हालांकि बच्चे का शरीर होने के कारण यह और भी मुश्किल था, लेकिन उसे जल्दी ही डी- रैंक हासिल करने की जरूरत थी और ऐसा करने के लिए उसे राक्षसों का शिकार करना था और ज्यादा मैना सोखना था। इसलिए वो कुछ ऑक्स को मारने की योजना बनाते हुए सबसे पास के जंगल की ओर बढ़ गया। लेकिन एक ऑर्क पहले ही गिर चुका था, उसका सिर उसके शरीर से अलग पड़ा हुआ था। जंगल में कोई और चीज सबको मार रही थी। वहां के राक्षसों के पास कोई मौका नहीं था, उनकी जगह एक और बहुत ही खतरनाक जानवर उनका शिकार कर रहा था। उसकी दहाड़ से जंगल हिल गया और आस माइनस पास के सभी लोग आगाह हो गए जो उस जगह पर रात करते थे। बेले के लिए वो जंगल पुरानी यादें ताजा कर गया। अपने पिछले जीवन में निकाले जाने के बाद उसने वहां कुछ समय के लिए प्रशिक्षण लिया था, फिर भी उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। वो कुछ देर टहलता रहा और उसे एक भी राक्षस नहीं दिखा। तभी झाड़ियों से किसी ने उसे देखा। जल्द ही उसे ऑक्स या उनके बचे हुए लोग मिल गए। उनके शरीर टुकड़े माइनस टुकड़े हो चुके थे। ये क्रूर और पूरी तरह से अजीब था। जब वो इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी। बेले ने ठीक समय पर घूमकर उस पर पहले से ही हो रहे हमले को रोक दिया। यह प्रभाव उसकी अपनी शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली था और उसे उड़ा ले गया। यह आखिरी चीज थी जिससे वो टकराना नहीं चाहता था। यह फेनरीर था जिसने खाली जंगल की व्याख्या की। इस तरह के डी- रैंक राक्षस ने बाकी सभी को डरा दिया था। बेले के पास मुश्किल से कोई मैना बचा था और वो केवल ई- रैंक के आसपास था। अगर वो उसी समय भाग सकता तो वो खुशी माइनस खुशी भाग जाता, लेकिन जानवर की आंखों में एक नजर डालने से उसे पता चल गया कि भागने का मतलब है तुरंत मौत। उसे सतर्क रहना होगा, अन्यथा वो कुत्ते का भोजन नहीं बनना चाहता। अगले कदम ने उसे चौंका दिया। राक्षस उसकी अपेक्षा से भी अधिक तेज था। वो मुश्किल से खुद को एक तरफ फेंकने और हमले से बचने में कामयाब रहा। तुरंत उसने फायर स्पिनिंग पिस्टल को बुलाया। उसने जानवर पर कई राउंड फायर किए, लेकिन वो हर बार चकमा दे गया। अब वो गंभीर संकट में था। उसका मान बहुत कम था, इसलिए गोलियां काफी तेज नहीं थीं। बंदूक बेकार थी। उसे एक और योजना की आवश्यकता थी। अपनी तलवार निकालकर बेले उस पर झपटा, जबकि जानवर उस पर घातक पंजों के साथ हमला कर रहा था। वो हमले से बच गया और एक छोटा सा रास्ता खोज लिया। बेले ने हमला किया, लेकिन फेनरीर ने उसे भी चकमा दे दिया, कुछ ऐसा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। अब उसे हर चीज पर पुनर्विचार करना था। ये लड़ाई उसे मार सकती थी। पूरी ताकत से वो इस म्यूट को पहले ही कुचल चुका होता। इसके बजाय उग्र भेड़िया फिर से हमला करता है। बेले जानता था कि वो उसकी गति को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने खुद को संभाला और उसे रोकने की कोशिश की। फिर भी उससे नुकसान हुआ। वो घिरता जा रहा था और धीरे माइनस धीरे और जानवर उस पर हावी हो रहा था। वो उस पर दबाव बना रहा था, उसे अपना अगला भोजन बनाने के लिए तैयार था। लेकिन बेले का अभी पुनर्जन्म हुआ था। वो इतनी जल्दी फिर से मरने से इनकार कर रहा था। उसे अकेले शील्ड को बुलाना पड़ा। उसके साथ वो बचाव कर सकता था और जवाबी हमला कर सकता था। फिर भी वो प्राणी बहुत फुर्तीला था और उसने उसे बगल से मारा। बेले नीचे गिर गया और उसकी ढाल छूट गई। इस रफ्तार से लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वो उस क्रूर कुत्ते का भोजन बन जाता। अब तक उसने जो भी कोशिश की थी वो नाकाम हो गई थी। यहाँ तक कि हथौड़े का इस्तेमाल भी मुश्किल था। वो जानवर बहुत तेज था। उसके पास एक ही हथियार बचा था। कोई और विकल्प न होने के कारण उसने तुरंत उसका इस्तेमाल कर लिया। जानवर उस पर हमला करने के लिए झपटा। बेले ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया। वार लगने से ठीक पहले उसने एजिस को बुलाया, लेकिन हमला पहले ही शुरू हो चुका था। फिर अजीब तरह से कुछ भी नहीं हुआ। उसके हाथ में डार्क एनर्जी से लिपटा एक गॉन्टलेट दिखाई दिया। वो इसका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन ये 2 बार मरने से बेहतर था। फेनरिर फिर से आया, पहले से भी तेज गति से। अफसोस की बात है कि लड़ाई पहले ही तय हो चुकी थी। बेले भी बहुत तेज हो गई थी। हाथ में हथौड़ा लिए वो अचानक जानवर के ऊपर आ गया। अब वो उसके साथ नहीं रह सकता था और हथौड़ा उसकी खोपड़ी को कुचलने के लिए तैयार था। एक साफ और क्रूर वार उस प्राणी पर हुआ। वो दर्द से चिल्लाया, उसके दांत अपनी जगह से टूट गए। एजिस अंधेरे का कवच था। इससे उपयोगकर्ता की शारीरिक शक्ति तो बढ़ती थी, लेकिन साथ ही उनके दिमाग में एक आवाज भर जाती थी जो उन्हें नष्ट करने के लिए कहती थी। भेड़िया अभी भी जीवित था और पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। इस बीच बेले हर गुजरते पल के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था और उसे मारने की इच्छा भी बढ़ती जा रही थी। वो अगले हमले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, फिर हर हमले से बच निकला। अब भेड़िया घाटे में था और बेले को साफ तौर पर मजा आने लगा था। कुछ ही देर में भेड़िया मर गया। बेले ने उसे जल्दी खत्म करके राहत महसूस की। युद्ध के दौरान उस हथियार को हटाया नहीं जा सकता था और वो जितनी देर तक रहता वो अपने उपयोगकर्ता को अंधेरे में उतना ही गहराई तक खींचता जाता। अब उसे ये पता लगाना था कि उस जंगल में फेनरीर क्यों था। इस पर विचार करते हुए उसे हथौड़े में कुछ अजीब लगा। वो पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ था। फेनरीर को मारकर उसने उसके गुण प्राप्त कर लिए थे। मजबूत राक्षसों को हराना कमजोर राक्षसों को पालने से कहीं बेहतर था। वो इसे परखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। बाद में महल के बगीचे में सारा ने एक पेड़ के नीचे कुछ बनाते हुए दोपहर बिताई। आखिरकार उसका फूलों का मुकुट बनकर तैयार हो गया। उसे उम्मीद थी कि बेले को यह पसंद आएगा, लेकिन फिर किसी ने उसके हाथों से वो मुकुट छीन लिया। लड़की ने उसे बदसूरत बताते हुए कहा कि ये उस गंदी लड़की को सूट करता है जिसने इसे बनाया है। वो गंदी लड़की जेसिका थी। उसने स्पेंसर से पूछा कि उसे क्या लगता है। अजीब दिखने वाला लड़का तुरंत मान गया। वो केवल जेसिका के नेतृत्व में वहां था। जेसिका ने फूलों का मुकुट ऊपर फेंका और स्पेंसर ने उसे अपने चाबुक से काट डाला। सारा को यह पसंद नहीं आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। जेसिका ऊब गई थी और मनोरंजन चाहती थी। हाथ में हथियार लेकर उसने सारा को अपने साथ आने के लिए कहा। निशाना साधने का समय हो गया था। उसने लड़की पर गोली चलाई और सारा डर के मारे जम गई। तभी बेले ने आगे बढ़कर अपनी म्यान से गोली रोक ली, ये कहते हुए कि वो जेसिका के साथ खेलेगा। सारा दंग रह गई।
उसने उसे आते हुए देखा भी नहीं था। बेले ने कहा कि वो वैसे भी अपने दिव्य हथियार का परीक्षण करने का एक कारण चाहता था। जेसिका को नहीं पता था कि वो क्या देख रही है। उसके लिए किसी भी कुत्ते को उसके रास्ते में आने का अधिकार नहीं था। बेले ने पहले सारा को शांत करने पर ध्यान केंद्रित किया, ये वादा करते हुए कि अब वो सुरक्षित है। फिर वो अपने सामने बिगड़ैल बच्चे से निपटने के लिए मुड़ा। स्पेंसर आगे बढ़ा और खतरनाक दिखने की कोशिश की। बेले पहले से ही जानती थी कि वो मूल रूप से जेसिका का नौकर है, इसलिए उसने उसे ड्यूक के बेटे के रूप में गर्व से देखा। लेकिन स्पेंसर ने एक उपपत्नी के बच्चे का सम्मान करने से इनकार कर दिया। इससे बेले नाराज हो गई, जबकि जेसिका ने जैन को केवल भाग्य से हराने के बाद आत्मविश्वास से भरे होने के लिए उसका मजाक उड़ाया। उन्हें यकीन था कि जैन ने अपनी सुरक्षा खो दी है, और चूंकि बेले ने केवल एक म्यान का उपयोग किया था, इसलिए उन्होंने उसे वहां सबसे कमजोर माना। बेले ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे ध्यान से देखने के लिए कहा। उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि यह भाग्य था या कौशल। जेसिका उस उत्तर के लिए तैयार नहीं थी। अब परेशान होकर उसने स्पेंसर को तुरंत उस कूड़े को कुचलने का आदेश दिया, और वो ऐसा करने में बहुत खुश था। जहां भी उसका चाबुक छूता वो बर्फ में बदल जाता। बेले प्रभावित नहीं हुई। स्पेंसर एक D- रैंक पैलेडिन था और उसका दिव्य हथियार एक बर्फ का चाबुक था। कागजों पर वो बेले से बहुत ताकतवर था, जो केवल E- रैंक थी, लेकिन बेले फिर भी बेले थी। स्पेंसर ने डींग मारी कि वो पहले बेले के पैरों को, फिर उसके हाथों और शरीर को तब तक जमाएगा जब तक वो हिल न सके, और अंत में उसके चेहरे पर चाबुक से वार करेगा। बेले ने उसे काट दिया, मूल रूप से उसे याद दिलाया कि वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है। स्पेंसर ने जवाब दिया, उसे चेतावनी दी कि वो उसे नीचा न देखे। फिर वो बेले को आइस पॉप में बदलने के लिए तैयार हो गया। बेले ने आसानी से उसे चकमा दे दिया। जेसिका को यकीन नहीं हो रहा था। स्पेंसर D- रैंक पैलेडिन के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन बेले के लिए वो अभी भी कुछ खास नहीं था। बेले ने अपने पिछले जीवन में जितनी भी ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद ये एक बच्चों का खेल था। सारा भी हैरान थी। उसका भाई ऐसा लग रहा था जैसे वो नाच रहा हो। दूसरी ओर स्पेंसर और अधिक नाराज हो गया और कहा कि बेले केवल भागती है। इसलिए बेले ने यह साबित करने का फैसला किया कि वो भाग नहीं रहा था। यहाँ से उसने कहा कि वो बिल्कुल भी नहीं चकमा देगा। उसके इस आत्मविश्वास ने सभी को चौंका दिया। बेले देखना चाहती थी कि क्या वो सच में अपनी बात पर अड़ा है। स्पेंसर ने लालच में आकर आगे बढ़ गया। इस बार उसने कसम खाई कि वो बेले को पूरी तरह से जमा देगा। बेले के हाथ फैलाए खड़े रहने पर कोड़े ने वार किया। कोड़े ने उसे बार मारा और सारा घबरा गई। फिर बर्फ जम गई, उसके हाथ और पैर जम गए। जब बेले हिल नहीं पाई तो स्पेंसर उसके चेहरे पर वार करने के लिए तैयार हो गया। बेले ने शांति से पूछा कि क्या वो बस इतना ही कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो अब उसकी बारी है। इन शब्दों ने स्पेंसर को रोक दिया। बेले ने तुरंत राग्नारिक को बुलाया। उसकी कमर पर बंधी म्यान चमकने लगी और उसके हाथ में एक बंदूक दिखाई दी। स्पेंसर को यकीन नहीं हो रहा था कि बेले के पास दूसरा दिव्य हथियार भी है। बेले ने बर्फ तोड़ने के लिए अपनी ताकत झोंक दी और बंदूक से आग की लपटें उठने लगी। अगले ही पल वो फिर से आजाद हो गया। जेसिका दंग रह गई। दो दिव्य हथियार काफी चौंकाने वाले थे, लेकिन दोनों का इस तरह से इस्तेमाल करना और भी कम समझदारी भरा था। अब उनके अहंकार को दंडित करने का समय आ गया था। बेले ने स्पेंसर पर गोलियां चलाईं, जिससे स्पेंसर को तुरंत एहसास हो गया कि वह खतरे में है। उसने खुद को बचाने के लिए बर्फ की चादर ओढ़ ली, ये सोचकर कि इससे आग की लपटें थम जाएंगी। बेले को कुछ समझ नहीं आया। गोलियां चलती रहीं और गोली सीधे बर्फ को चीरती हुई निकल गई। स्पेंसर बस डर कर देखता रहा। गोली उसके सीने में जा लगी। गोली R- तो नहीं हुई, लेकिन बहुत नुकसान हुआ। वो जमीन पर गिर पड़ा और जेसिका हैरान रह गई। उस कीचड़ के हमले से बर्फ टूट गई और एक D- रैंक का पैलेडिन गिर गया। जेसिका केवल E- रैंक की थी, इसलिए उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं है। बेले उसकी ओर मुड़ी। उसने उसे बताया कि अब सब खत्म हो गया। जेसिका ने अपने दिव्य हथियार का इस्तेमाल किया। उसने उसे करीब न आने की चेतावनी दी, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि उसके हाथ हथियार को लेकर कांप रहे थे। उसने बार गोली चलाई और हर बार चूक गई। फिर उसने उससे पीछे रहने की विनती की, फिर भी वो हिल नहीं पाई। उसके पैर लड़खड़ा गए और वो डर के मारे गिर गई। बेले उसके सामने रुक गई। जेसिका और भी डर गई। वहां खड़ा लड़का चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी, सारा से दोबारा कभी पंगा मत लेना। वो जवाब भी नहीं दे पाई। उसके पास बस एक ही रास्ता था कि वो भाग जाए। सारा अपने भाई के पास गई। राहत महसूस करते हुए उसने पूछा कि क्या स्पेंसर के चाबुक से उसे चोट लगी है, लेकिन बेले ने उसकी बात को टाल दिया और उस लड़के को बहुत कमजोर कहा। जब सारा ने उसकी तारीफ की तो बेले ने कहा कि वो सिर्फ इसलिए मजबूत हुआ है ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। फिर उसने उसे एक नया फूलों का मुकुट दिखाया जो खराब हो गया था। उसने उसे बेले के सिर पर रखा और हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। ये उसकी छोटी बहन की ओर से एक साधारण उपहार था और बेले ने कसम खाई थी कि एक दिन पूरा देश उसके दयालु हृदय का सम्मान करेगा। समस्या ये थी कि लोग रखेलों के बच्चों को नीची नजरों से देखते थे, इसलिए खुद को साबित करना आसान नहीं था। उसे सच्चे सम्मान की जरूरत थी और इसे पाने के लिए उसे तुरंत कुछ करना था। महल के बाहर ड्यूक हाथ में तलवार लिए मौन ध्यान में खड़ा था। उसका ध्यान अद्भुत था। कुछ देर बाद उसने कुछ झटके मारे और गिरती पत्तियों को चीरता हुआ निकल गया। तभी उसने देखा कि बेले उससे मिलने आई है। उसने पूछा कि लड़का क्या चाहता है। बेले ने कहा कि वो अनुमति मांगने आई है। ड्यूक ने उत्सुकता से पूछा कि किस लिए अनुमति चाहिए। जवाब देने से पहले बेले एक घुटने के बल बैठ गई। सम्मान के इस स्तर ने ड्यूक का ध्यान खींचा। बेले ने C- रैंक प्रवेश परीक्षा देने को कहा। ड्यूक को ये अनुरोध पसंद आया। बेले ने कहा कि वह अपने घर के अधीन राजा की सेवा करना चाहता है। उसके परिवार के शाही परिवार के कर्तव्य थे, जैसे एस्कॉर्ट का काम और राक्षसों का शिकार करना, और ऐसा करना परिवार में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने
बढ़ाने का सबसे तेज तरीका था। कठिन मिशनों को पूरा करके वो वास्तविक पहचान अर्जित कर सकता था और सबसे अच्छी नौकरियों के लिए उसे यह परीक्षा पास करने की आवश्यकता थी। ड्यूक ने देखा कि लड़के के लक्ष्य गंभीर थे, लेकिन कहा कि अभी भी बहुत जल्दी है। C- रैंक के बारे में सोचने से पहले बेले को पहले एक उचित पैलाडिन बनना चाहिए। अभी कमा वो केवल स्पष्ट था और उसने अभी अपना दिव्य आभूषण प्राप्त किया था। ड्यूक ने उसे पहले E- रैंक का लक्ष्य रखने को कहा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बेले एक नुकीला दांत निकालेगी और पूछेगी कि क्या इससे कुछ बदलेगा। ड्यूक ने उसे तुरंत पहचान लिया, एक फेनरिर नुकीला दांत। उसने तुरंत पूछा कि बेले को ये कहां से मिला। बिना कुछ कहे बेले ने अपना एक दिव्य हथियार दिखाया। हथौड़े से तेज बिजली चमकी। बेले ने सहजता से स्वीकार किया कि लड़ाई थोड़ी कठिन थी, लेकिन फिर भी वो उस जिद्दी म्यूट को वश में करने में कामयाब रहा। हथौड़े के चारों ओर बिजली चमकती देखकर ड्यूक को एहसास हुआ कि बेले पहले से ही विशेषताओं का उपयोग कर सकती है। उसने D- रैंक जानवर को भी हराया था। बस इतना ही काफी था। बेले ने C- रैंक परीक्षा में मौका पा लिया था। ड्यूक एक शर्त पर सहमत हुआ। बेले को ड्यूक को अपमानित करने की अनुमति नहीं थी। आत्मविश्वास से भरी बेले ने उसे धन्यवाद दिया और वादा किया कि वो ऐसा नहीं करेगी। परीक्षा स्थल पर उसने आवेदकों की भीड़ को प्रतीक्षा करते देखा। ट्रैक एक विशाल दीवार थी और अधिकांश लोग कभी उससे आगे नहीं बढ़ पाए। छोटे लड़के ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया। अधिकांश अन्य वयस्क थे, जबकि वो अभी भी एक बच्चा था। फिर भी बेले सीधे फ्रंट डेस्क पर चली गई। परिचारक ने पूछा कि वो कौन है और क्या उसके पिता उसके साथ आए हैं। फिर जब बेले ने कहा कि वह खुद परीक्षा देने आया है, तो वह उसे घूरने लगा। उसने उससे कहा कि जब वो बड़ा हो जाए तो वापस आ जाए। बेले ने उससे कहा कि वो उसके साथ बच्चों जैसा व्यवहार न करे। वो एक योद्धा भी था। जब वे बात कर रहे थे तो कोई उसके पास आया और उससे कहा कि वो दिखावा करना बंद करे। एक छोटे बच्चे के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है और उसे चले जाना चाहिए। बेल को नहीं पता था कि इस लड़के को क्या परेशानी है, लेकिन वो पहले से ही परेशान करने वाला लग रहा था। दूसरों को ठीक से पता था कि वो कौन है। उसका नाम लेनॉक्स था और उसकी तलवार हर वार पर 8 वार करती थी। ये एक चमकदार शक्ति थी और उसके पहले से ही बहुत सारे प्रशंसक थे। लेनॉक्स ने उपहास किया कि अगर बच्चा परीक्षा देना चाहता है तो उसे कम से कम उसके जितना अच्छा होना चाहिए। बेल को यह भी नहीं पता था कि यह लड़का प्रसिद्ध है, जबकि लेनॉक्स को संदेह था कि उसके पास कोई दिव्य आभूषण भी है। बेले ने उसकी कमर पर म्यान को छुआ और कहा कि ये वही है। केवल एक म्यान देखकर लेनॉक्स हंस पड़ा और बोला कि कोई भी इस तरह के कबाड़ से नहीं लड़ सकता। दूसरे भी उसमें शामिल हो गए, बेले के आभूषण का मजाक उड़ाते हुए और खुश होते हुए कि वे इतने दयनीय नहीं हैं। लेनॉक्स ने कहा कि उसे परवाह नहीं है अगर कोई नासमझ बदमाश खुद को मारना चाहता है, लेकिन उसे इस बात से चिढ़ है कि बेले परीक्षा दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वे दोनों बराबर हैं। जाते उसने उस छोटे से कबाड़ को उसकी मां की गोद में वापस जाने को कहा। जब यह खत्म हो गया तो बेले ने क्लर्क से उसे साइन अप करने को कहा। उसने पूछा कि क्या वो वाकई में पक्का है, लेकिन वो अंदर जाने से नहीं हिचकिचाया। उसे B- रैंक वाले नाइट या उससे ऊपर के किसी व्यक्ति की सिफारिश की जरूरत थी, साथ ही कम से कम D- रैंक का दर्जा भी चाहिए था। एक उचित पत्र के साथ मामला सुलझ सकता था। उसे अब भी लगा कि कोई भी किसी बच्चे की सिफारिश नहीं करेगा, लेकिन जब उसने उसे पढ़ा तो उसने देखा कि यह खुद ड्यूक ऑफ कैटास्ट्रोफ का था। तब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने बैठा बच्चा ड्यूक का बेटा था। जल्द ही सभी आवेदक परीक्षा के लिए मैदान में इकट्ठा हो गए। प्रशिक्षक ने नियमों को समझाना शुरू किया। सबसे पहले उन्हें एक टेलीपोर्ट पत्थर के साथ एक काल कोठरी में भेजा जाएगा। उन्हें प्रकाश के रत्न के साथ वापस आने के लिए 5 घंटे का समय दिया गया था और अंदर केवल 3 थे। जो कोई भी एक वापस लाएगा वो पास हो जाएगा। लेनॉक्स को यकीन था कि उनमें से एक स्थान उसका था। अन्य आवेदक घबराए हुए दिख रहे थे और बेले उसके लिए ईमानदारी से शर्मिंदा थी। स्पष्टीकरण के बाद प्रशिक्षक ने पूछा कि क्या सभी तैयार हैं। समूह ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया और तुरंत परीक्षा शुरू हो गई। फिर टेलीपोर्ट पत्थर से प्रवेश करने की बारी बेले की थी। कमरा रोशन हो गया और अगले ही पल वो कहीं और था। एक पल बाद वो काल कोठरी गुफा के अंदर था। सभी लोग पहली मंजिल पर अलग जगहों पर बिखर गए थे, इसलिए बेले को एक रास्ता चुनना था। काल कोठरी बड़ी थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त से अधिक समय था। चूंकि वह वैसे भी यहाँ था, इसलिए उसने इसका अधिकतम लाभ उठाने की योजना बनाई। अंदर बहुत सारे राक्षस थे और वो जितना अधिक मारेगा उतना ही अधिक मैना बना सकेगा। उसने तुरंत अपने हथियार को पकड़ लिया और काल कोठरी में हर चीज का शिकार करने का फैसला किया। दूसरी तरफ दूसरे उम्मीदवार राक्षसों से पहले ही जूझ रहे थे। वे उम्मीद से ज्यादा ताकतवर थे। उन छिपकलियों की आंखें बहुत क्रूर थीं और वे कमजोर लड़ाकों को डराने के लिए काफी थी। लेनॉक्स को समझ नहीं आ रहा था कि बाकी सभी लोग इतने आसान शिकार से क्यों जूझ रहे हैं। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें ऐसे मार गिराया जैसे उसे कुछ खास मेहनत न लगी हो। बाकी लोग उसकी तारीफ करते रहे और वो एक के बाद एक राक्षसों को मारता रहा। अपनी ही शान में चूर वो शेखी बघार रहा था कि वो बाकी लोगों जैसा औसत नहीं है। उसने ये भी शिकायत की कि परीक्षा बोरिंग थी। कमजोर उम्मीदवार सुरक्षा के लिए खुशी उसके पीछे चले गए और लेनॉक्स ने उनसे कहा कि वे खुशकिस्मत हैं कि उन्हें उसकी प्रतिभा करीब से देखने को मिली, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ उसके साथ चलने के ही लायक होते हैं। काल कोठरी में कुछ देर तलाशी लेने के बाद ग्रुप को एक बड़ा दरवाजा मिला जो शायद आखिरी कमरा था। लेनॉक्स को उम्मीद थी कि यह आखिरकार मनोरंजक होगा, लेकिन इसके बजाय उन्हें पीछे एक वेदी पर रत्नों से सजे कई D- रैंक के राक्षस मिले। उनमें से एक राक्षस उनकी ओर बढ़ने लगा। लेनॉक्स आगे बढ़ा। हाँ, वो उसे काट सकता था और उस पर कई वार कर सकता था, लेकिन राक्षस का शरीर इतना मजबूत था कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उसने पलटवार किया। काल कोठरी में पहली बार लेनॉक्स बचाव की मुद्रा में था। वार ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया और वो हैरान रह गया कि उसके वार बेकार हो गए। बाकी लोग भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। फिर वो घबरा गए क्योंकि बाकी राक्षस उनकी तरफ मुड़ गए। क्लावा के आदमी को जिंदा रहने के लिए तेजी से लड़ना पड़ा। उसने उनमें से एक पर जोरदार वार किया और उसे तुरंत पता चल गया कि सामान्य शारीरिक हमले बेकार हैं। वहीं महिला एक उड़ते हुए राक्षस के सामने मुश्किल से टिकी हुई थी। वो चीज बिना पास आए ही पंखों जैसे ब्लेड छोड़ सकती थी। लेनॉक्स को आखिरकार समझ आ गया कि ये आखिरी स्टेज कितनी क्रूर थी।
हर राक्षस किसी न किसी की दैवीय शक्ति का विरोध करने के लिए बना था और उस सिले हुए प्राणी के सामने वो पूरी तरह से असहाय था। डर से जम गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंत का इंतजार करने लगा, लेकिन राक्षस के उस पर वार करने से पहले ही वो खत्म हो गया। उसने सदमे में अपनी आंखें खोली। बेले को राहत मिली। अगर वो थोड़ी देर बाद आता तो हालात बहुत खराब हो जाते। उसे शिकार करने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन लेनॉक्स ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो पहले वाला कूड़ा माइनस करकट था। एक और राक्षस जो शारीरिक हमलों का विरोध कर रहा था वो सीधे बेले पर आ गया, इसलिए उसने रणनीति बदल दी। इस दुश्मन के लिए तलवार सही विकल्प थी। बेले के दिव्य हथियार को बदलते देखकर लेनॉक्स दंग रह गया। बेले ने एक ही वार में उस राक्षस को मार गिराया। इसके बाद उसने हवा में मौजूद व्यक्ति की ओर रुख किया। उसके पास उसके लिए भी एकदम सही हथियार था, एक ऐसा हथियार जो बार फायर कर सकता था। उसने उड़ते हुए राक्षस को गोलियों से भर दिया और उसे वहीं गिरा दिया। बाकी लोग बस देखते रह गए। किसी तरह बेकार म्यान वाला लड़का वहां सबसे मजबूत था। लेनॉक्स समझ नहीं पा रहा था कि बेले के पास एक से ज्यादा दिव्य हथियार कैसे हैं। उनमें से हर एक का इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। ज्यादा समय नहीं था, इसलिए बेले को बचे हुए राक्षसों को जल्दी से खत्म करना पड़ा। बगल से घमंडी योद्धा बस देखता ही रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बच्चा इतना अच्छा हो सकता है। बेले ने फिर भी राक्षसों को मारना जारी रखा। जब कमरा सुरक्षित हो गया तो उसे बस एक गहना लेना बाकी था। वो वेदी के पास गया और उसे उठा लिया। दूसरे दो लोग दौड़कर आए और उसकी तारीफ करने लगे, जिससे बेले चिढ़ गई। एक पल बाद उन्होंने अपना असली रंग दिखाया और जिस आदमी की वे तारीफ कर रहे थे उसे गालियां देने लगे। उनके लिए लेनॉक्स बेले के सामने कुछ भी नहीं था और उन्होंने कहा कि उसका सम्मान करना उनकी गलती थी। उस पूरी लड़ाई ने लेनॉक्स के घमंड को पूरी तरह से कुचल दिया था। इस बीच दूसरे दो लोगों ने सोचा कि वे आखिरी दो गहने अपने लिए ले लेंगे। बेले ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हथौड़ा निकाला। उसके पास वो गहना था जिसकी उसे जरूरत थी और अब वो कुछ ऐसा करने जा रहा था जो उसे और भी मजेदार लगता था। एक जोरदार वार से उसने वेदी तोड़ दी। दोनों बेशर्म अनुयायी अविश्वास में जम गए। वे चिल्लाए और पूछने लगे कि उसने क्या किया है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि बाकी गहने गायब हो गए हैं। बेले ने उन्हें एक और हाथ में पकड़ा और कहा कि अगर वे चाहें तो वे उसे उससे छीन सकते हैं। उसने उन्हें बेकार परजीवी कहा जो दूसरों की प्रतिभा पर पलते हैं, ऐसे लोग जो किसी के काम न आने पर उसे तुरंत छोड़ देते हैं। बेले की नजरों में ऐसे लोगों को खुद को नाइट कहने का कोई अधिकार नहीं है। एक बच्चे के हाथों डांट खाने से उनकी बची माइनस खुची शान भी खत्म हो गई। इसके बाद बेले उन्हें छोड़कर चली गई। लेनॉक्स ने इस बात को दिल से लिया। उसने अपने अहंकार को स्वीकार किया, अपनी कमजोरी को स्वीकार किया और बेले को धन्यवाद दिया, लेकिन कसम खाई कि वो हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। बेले उसकी ईमानदारी और उसके अंदर बची आग से हैरान रह गई और फिर मान लिया कि वे फिर कभी मिलेंगे। बाहर बेले ने जश्न मनाया। वो आखिरकार C- रैंक नाइट बन गया था और उसने जितने भी राक्षसों को हराया था उससे उसका मान बहुत बढ़ गया था। अब उसे बस अपने घर में सम्मान हासिल करना था ताकि वो अपनी बहन की रक्षा कर सके। ये सोचकर वो ड्यूक के घर वापस गया और उसे ये खबर सुनाई, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो ड्यूक एक महत्वपूर्ण मीटिंग में व्यस्त था। शूरवीर मेलिया परिवार को उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे एक समूह के बारे में बात कर रहे थे। 3 B- रैंक के पैलेडिन उनके क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे और ड्यूक के घर को उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया गया था। जाहिर तौर पर उनके कारण एक और कुलीन परिवार पहले ही पीड़ित हो चुका था। ऐसी भी अफवाहें थीं कि वे पैलेडिन अपने हथियारों पर निषिद्ध जादू का इस्तेमाल करते थे। अब B- रैंक के पैलेडिन समझ गए थे कि उन्हें क्यों बुलाया गया था। ड्यूक ने स्पष्ट कर दिया कि वे कर्म को काम करते नहीं रहने दे सकते, इसलिए उन्हें तुरंत खत्म करना होगा। एक रात फिर देखा कि कोई गायब है। जेन अभी भी वहां नहीं थी। तभी एक युवक ने मेज पर एक किताब रखी और पूछा कि बैठक किस बारे में है। सभी तुरंत उसकी ओर मुड़े। उसने शांति से कहा कि चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो भावी ड्यूक पहले ही उस संगठन को नष्ट कर चुका था। दूसरी ओर एक नौकरानी अपनी मालकिन के लिए खाना लेकर आई। उसे बताया कि खाना तैयार है। सारा मेज पर बैठ गई और नौकरानी को उसके काम के लिए विनम्रता से धन्यवाद दिया। महिला धन्यवाद की परवाह किए बिना चली गई। सारा बहुत दुखी दिख रही थी। वो बिना किसी दिलचस्पी के खाने को देख रही थी। तभी बेले अंदर आई और खुद को पेश किया। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और सारा तुरंत खुश हो गई। उसने कहा कि वो चिंतित थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कहाँ गया है। बेले ने बताया कि उसे कुछ जरूरी काम है और वो उसके लिए तोहफे भी लाई। उसने मेज पर पूरा खाना रखा। सारा से पाई देखकर खास तौर पर खुश हुई और उसे उम्मीद थी कि वे इसे साथ में खा सकेंगे, लेकिन बेले उस पल का आनंद नहीं ले पा रही थी। उसे हमेशा वही खराब खाना मिलता था। ऐसा इसलिए क्योंकि नौकर भी रखैलों के बच्चों को नीची नजरों से देखते थे। इससे वो जल्द से जल्द उसकी जिंदगी सुधारने के लिए और भी दृढ़ हो गया। बैठक कक्ष में चर्चा अभी भी जारी थी। ड्यूक इस बात से प्रभावित था कि उसके एक बेटे ने अकेले ही कर्मा को हरा दिया था। उसके लिए इसका मतलब था कि जेन शायद पहले ही एक पद पर पहुंच चुका था। जैसे कि उम्मीद थी, उसका बड़ा बेटा बिल्कुल अलग स्तर पर था। जेन ने फिर मेज पर बैठकर पूछा कि क्या उसके पिता को कुछ और कहना है। ड्यूक ने कहा, राजा ने उनके परिवार को एक और मिशन सौंपा था। उन्हें राजकुमारी रिल्का को एस्कॉर्ट करना था। वो डच के पास से गुजर रही थी और उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि वो सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। एक रात सवाल किया गया कि क्या शाही गार्ड पर्याप्त नहीं थे। दूसरे ने बताया कि शाही परिवार को अभी भी ये नहीं पता होना चाहिए कि कर्म अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए सबसे सुरक्षित रास्ता रिकोटा से होकर जाएगा। जब वे इस पर चर्चा कर रहे थे तो कोई और हॉल में आया। बेले ने उन्हें निर्णय लेने से पहले रुकने के लिए कहा। इसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। शूरवीरों ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो बेले थी।
ड्यूक अपने बेटे की प्रतिभा से कितना प्रसन्न था ये छिपा नहीं सका। तो परीक्षा पहले ही हो चुकी थी। बिल ने अपना प्रमाण पत्र दिखाया और पुष्टि की कि अब वो C- रैंक है। अपनी उम्र में उस रैंक तक पहुंचना आश्चर्यजनक था। ड्यूक ने फिर पूछा कि उसने बैठक में क्यों बाधा डाली। बिल ने कहा कि वो एस्कॉर्ट मिशन के लिए एक अलग मार्ग प्रस्तावित करना चाहता था। शूरवीरों में से एक हैरान था कि एक बच्चे को कुछ कहना था। बिल ने समझाया कि रिकोटा मार्ग में कोई राक्षस नहीं था, यही कारण था कि डाकुओं ने उस क्षेत्र को भर दिया था और यात्रा में 3 दिन लगेंगे। एक अलग रास्ता बेहतर होगा। एक रात चेतावनी दी गई कि वो इलाका बेहद खतरनाक है, लेकिन बेले वहां के राक्षसों को अच्छी तरह जानती थी। उनमें से अधिकांश चिमिया और डार्क हॉरर थे। चूंकि दोनों रात में शिकार करते हैं, इसलिए दिन में यात्रा करना कहीं अधिक सुरक्षित होगा। इससे यात्रा भी एक दिन में पूरी हो जाएगी। नाइट को मानना पड़ा कि बेले की बात सही थी। उसकी बात सुनने के बाद ड्यूक ने देखा कि बेले आत्मविश्वासी थी और राक्षसों को अच्छी तरह जानती थी। अब बस आखिरी फैसला लेना था, क्योंकि बेले खुद ये काम चाहती थी और उसने कहा कि वो राजकुमारी की रक्षा कर सकती है। इससे ड्यूक रुक गया और सोचने लगा। तभी आखिरकार जेन ने बात बीच में ही रोक दी और पूरा कमरा तनावपूर्ण हो गया। उसने जानना चाहा कि ये म्यूट उनके सामने क्यों बोल रहा है। उसका दबाव इतना अधिक था कि बाकी लोग भी डर से कांप उठे। बेले लगभग भूल ही गई थी कि उसके बड़े भाई की मौजूदगी कितनी डरावनी थी। फिर भी उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने अपना दिव्य हथियार निकाला और कहा कि वो पूरी तरह से गंभीर है। उसने वादा किया कि वो राजकुमारी को सुरक्षित ले जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उत्सुकतावश जेन ने बेले से पूछा कि क्या वो उसे रोक सकता है। बेले ने उत्तर दिया कि एक नाइट अपने वचन का पक्का होता है। जेन ने उसे डांटा और उसे चुप रहने को कहा, मानो बेले की बातें उसका अपमान कर रही हों। तभी जेन का सचिव और संभवतः B- रैंक का पैलाडिन रेजर आगे आया। जेन ने स्पष्ट रूप से दिलचस्पी दिखाते हुए अपने सचिव को बेले का परीक्षण करने का आदेश दिया। रेजर ने भी अपने दिव्य हथियार को बुलाया ताकि लड़के को नीचे गिराया जा सके। वो इस बच्चे को सबक सिखाने के लिए तैयार था। एक रखेल का बेटा। बेले बिना हिले -डुले भी अपने पास की हर चीज पर पूरी तरह से नजर रखे हुए था। सचिव आगे बढ़ा, पहले हमला करने के लिए तैयार, और बेले को एहसास हुआ कि ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन होगा। फिर भी उसने हमले को साफ तौर पर रोक दिया, जो रेजर को भी प्रभावित करता है। जेन भी जो कुछ भी देखकर खुश हुआ। बेले तेज थी, लेकिन B- रैंक के पैलाडिन को हराने के लिए उसके लिए अभी भी बहुत जल्दी थी। फिर ड्यूक ने दृढ़ता से बात की और इसे समाप्त कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि बेले एस्कॉर्ट मिशन को संभालेगी। रेजर ने पूछा कि क्या ड्यूक वास्तव में गंभीर है, लेकिन जेन की बदौलत कर्म पहले ही खत्म हो चुके थे। ड्यूक ने कहा कि ये बेले के लिए पहला मिशन अच्छा रहेगा। बेले ने झुककर उसे धन्यवाद दिया और वादा किया कि वो असफल नहीं होगा। जेन उस लड़के को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, जिससे लग रहा था कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। बेले का अगला पड़ाव शाही महल था। वो पहली बार वहां गया था और वो सीधे गेट की तरफ बढ़ा। गार्ड ने उसे तुरंत रोक दिया और कहा कि वो अंदर नहीं जा सकता। बेल्ट ने अपना परिचय दिया, अपना पैलेडिन सर्टिफिकेट दिखाया और बताया कि उसे राजकुमारी को एस्कॉर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यंग C- रैंक का लड़का है। जब उन्हें यकीन हो गया कि वो कौन है, तो उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। फिर भी गार्ड को शक था कि वो महारानी की रक्षा कर पाएगा, लेकिन बेले पूरी तरह से ध्यान लगाए रही। आखिरकार राजकुमारी की गाड़ी आ गई। उसने उसे एक नजर देखा और अपने बॉडीगार्ड को प्यारा कहा। फिर उसने माफी मांगी और कहा कि उसे शायद उसकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ एक सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने पूछा कि क्या राजकुमारी जा चुकी है। उसके नौकर ने जवाब दिया कि उसे पहले ही रास्ते में होना चाहिए। कई गार्डों के साथ ड्यूक का बेटा भी उसकी गाड़ी का हिस्सा था। आदमी ने सुना था कि उसका बेटा बेले है और वो अभी बच्चा ही है। उसने सोचा कि लड़का बहुत होशियार होगा। उसने नौकर से कहा कि सावधान रहे और जरूरत पड़ने पर गुप्त हथियार का इस्तेमाल करे। नौकर ने अपने हाथों में छिपे ब्लेड दिखाए और कहा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी खासियत थी कि वो लोगों को देख पाने से पहले ही मार देता था। इस बीच गाड़ी आगे बढ़ती रही। अंदर राजकुमारी, बेले और पहरेदार थे। मिशन आसान लग रहा था, लेकिन यह बहुत मायने रखता था और अपनी बहन की मदद करने के लिए इसे पूरा करना बहुत जरूरी था। बस एक दिक्कत थी, बेले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यह साफ था कि उसका स्वागत नहीं किया जाएगा। उसने असभ्य न लगने की कोशिश करते हुए पूछा कि राजकुमारी ने ऐसा क्यों कहा कि उसे उसकी जरूरत नहीं होगी। राजकुमारी ने जवाब देने से पहले रुककर कहा कि उसे दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं है। उसके पास अपना दिव्य हथियार है और वो उतनी असहाय नहीं है जितना हर कोई सोचता है। बेले को तुरंत एहसास हो गया कि वो उससे कहीं ज्यादा घमंडी है। राजकुमारी ने अपनी नजरें बाहर की ओर घुमाई। शहर सामान्य रूप से चल रहा था। किसी कारण से ये बात उसके अंदर कुछ हलचल पैदा कर रही थी। वो बहुत उत्साहित होकर देखती थी और बेले को उसका यह पक्ष देखकर अच्छा लगता था। फिर भी उसका ध्यान उसे असहज कर देता था। उसने माफी मांगी और कहा कि वो उसे उसकी बहन की याद दिलाती है, जो शायद इस सब पर बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करती। राजकुमारी ने पूछा कि क्या वो और उसकी बहन करीब हैं, और बेले ने कहा कि वे करीब हैं। वे हमेशा साथ खेलते थे। चूंकि सारा अभी छोटी थी, इसलिए उनके खेल सरल थे। राजकुमारी ने स्वीकार किया कि उसके कई भाई माइनस बहन हैं, लेकिन वो उनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। बेले ने अनुमान लगाया कि उत्तराधिकार को लेकर झगड़े के कारण ऐसा हो रहा होगा और उसे उसके लिए दुख हुआ। उसने उसे बताया कि उसका अपना घर भी इससे अलग नहीं है। बेले ने कहा कि उसके भाई माइनस बहन उसे रखेल से पैदा होने के कारण तंग करते हैं और उसकी मां के चले जाने के बाद उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा है। इस बात ने राजकुमारी का ध्यान खींचा। बेले ने उससे कहा कि वो शायद उसकी भावना को भी समझती है और अगर वो चाहे तो वो उससे बात कर सकती है। उसने तुरंत उसे बंद कर दिया। उसने किसी पर भी भरोसा करने से इनकार कर दिया, खासकर उस पर। फिर उसने झल्लाते हुए कहा कि वो उसके जीवन के बारे में नहीं जानता है और ऐसा व्यवहार करना असभ्य है। इस बीच शहर की दीवारों के बाहर कोई सड़क पर नजर रख रहा था। रात होने तक वे तय समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच गए। हालांकि यात्रा ने राजकुमारी को थका दिया था। दरवाजे खुले और उसका अंदर स्वागत किया गया। फिर भी
उसे नहीं पता था कि उसका स्वागत करने वाला युवक कौन है। उसने खुद को पीटर बताया, जो उस राज्य का एक शूरवीर था, और कहा कि वे खुश हैं कि वो यहाँ आई है। मेल ने नाम पहचान लिया, लेकिन अभी तक पहचान नहीं पाई। उसे ये भी अजीब लगा कि वे शहर के बाहर मिले, जबकि घात लगाने वाले लोग तैयार हो रहे थे और राजकुमारी के अनुरक्षक वहीं थे। आसपास बहुत सारे रक्षक थे, लेकिन बेले को फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी एक खंजर उन पर चला। बेले जानती थी कि राजकुमारी यहाँ बेनकाब हो गई है। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे बचाने के लिए अपने दिव्य हथियार का इस्तेमाल किया। राजकुमारी और उसके रक्षक चौंक गए। हत्या की कोशिश शुरू हो गई थी और वो स्पष्ट रूप से निशाना थी। और भी खंजर उड़ रहे थे, जिससे ये एक वास्तविक संकट में बदल गया। पीटर ने भी कदम बढ़ाया अपनी तलवार से हमले को रोकने के लिए। उसने घोषणा की कि उसे कुछ नहीं होगा। उसे लड़ते देख बेले ने अंदाजा लगाया कि पीटर कम से कम लेवल बी का है। हत्यारों को काम पूरा करने से पहले पीछे हटना पड़ा। पीटर ने अपने शूरवीरों को उनके पीछे भेजा और राजकुमारी को अंदर ले जाने का आदेश दिया। बेले को बाहर छोड़ दिया गया और उसे ले जाया गया। अंदर जाने से पहले उसने घबराकर पीछे देखा। अंदर जाने पर उन्होंने उसे बताया कि वो सुरक्षित है, लेकिन उसने जिद की कि वो अपनी रक्षा कर सकती है। जैसे ही एक शूरवीर ने उसकी रक्षा करने का वादा किया, अचानक उसका गला काट दिया गया। राजकुमारी डरकर स्तब्ध रह गई और फिर उसे सच्चाई का पता चला। पीटर ने ही ये किया था। अब उसे समझ में आ गया कि असली खतरा उसके साथ था। पीटर गिरे हुए रक्षक को घूरता रहा। उस आदमी की मौत का कोई मतलब नहीं था। राजकुमारी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। पीटर ने उसे शांति से बताया कि वो कुछ ही पलों में मर जाएगी। खुद का बचाव करने की उसकी तमाम बातों के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकी। पीटर धीरे उसके करीब आ गया। वो इतनी डरी हुई थी कि वो अपने दिव्य हथियार नहीं जुटा सकी। पीटर ने मुस्कुराते हुए अपनी बची खुची हरकतें छोड़ दी। अब राजकुमारी को वाकई किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसे बचा सके। अचानक खिड़की टूट गई और पीटर चौंक गया। उसके एक आदमी को बाहर निकाला गया और जो अंदर घुसा वो बेले थी, जिसकी उम्मीद उन दोनों को नहीं थी। बेले ने देर से आने के लिए माफी मांगी। वो टूटी खिड़की से अंदर आया और राजकुमारी के सामने आ गया। फिर उसने उससे कहा कि बाकी सब वो संभाल लेगा। पीटर को उम्मीद थी कि बाहर खड़े पहरेदार उसके जाल में फंस जाएंगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि बेले उसका सामना कर पाएगी, लेकिन बेले को आखिरकार याद आया कि वो कौन है। तभी पीटर कंफ्यूज हो गया। बेले ने उसे उसके असली नाम वॉन रिगल से पुकारा। पीटर हैरान था कि एक बच्चा ये राज जाता है। बेले को उसके दिव्य अस्त्र के बारे में भी पता था। 3 थंडर डाइस से चलने वाले 2 सेट। इसकी मदद से उसने कई लोगों को मार डाला था और एक मार्की को भी गिरा दिया था। पीटर हैरान और परेशान था। उसने जानना चाहा कि बेले को ये सब कैसे पता चला। बेले के पिछले जन्म में उसने ही पीटर को न्याय के कटघरे में खड़ा किया था, इसलिए उसे सब कुछ पता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि पीटर इस बार राजकुमारी को निशाना बनाएगा, लेकिन अब जब उसने जान लिया है तो बेले उसे भागने नहीं देगी। बचपन में ही वो पीटर को परेशान कर रहा था। पीटर ने माना कि ये दिलचस्प होता जा रहा था, लेकिन उसका मानना था कि कोई भी बच्चा लेवल बी के पैलेडिन को नहीं हरा सकता। अधिकांश लोगों के लिए ये असंभव होगा, लेकिन पीटर के सामने बेले को जरा भी संदेह नहीं था। उस आत्मविश्वास से चिढ़कर पीटर ने कसम खाई कि वो बेले को पछताएगा। बेले को पहले से ही पता था कि पीटर का पहला कदम अपने हथियार फेंकना होगा और ठीक क्यों पर पीटर ने खंजर फेंके। बेले ने उनमें से हर एक को आसानी से टाल दिया। वो तैयार था क्योंकि उसे पता था कि एक छुपा हुआ हमला होने वाला है। दाईं ओर से एक तिरछा वार। पीटर हैरान था कि उसका कोई भी वार नहीं लगा, लेकिन बेले को पहले से ही पता था कि वो पीछे से हमला करने की कोशिश करेगा। उसके हाथ पहले से ही अपने दिव्य हथियार को बुलाने के लिए तैयार थे। तलवार समय पर निकली और बेले ने चुपके से किए गए हमले को रोक दिया। वो पीटर के पूरे पैटर्न को जानता था। पीटर समझ नहीं पा रहा था कि यह बदमाश उसकी गति का कैसे सामना कर रहा है। बेले ने उससे कहा कि वो जब चाहे इसे खत्म कर सकता है, इसलिए अगर पीटर को अपनी जान प्यारी है तो उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इससे पीटर और भी क्रोधित हो गया। उपहास का पात्र बनकर उसने लड़के के टुकड़े करने की कसम खाई, लेकिन उसके गुस्से ने उसे आसानी से समझ लिया। उसने बार वार किया, फिर भी हर वार चूक गया। राजकुमारी हैरान रह गई। बेले दिखने में छोटी थी, लेकिन वो हत्यारे से ऐसे निपट रहा था जैसे ये आसान हो। उसने हर वार को नाकाम कर दिया। उसे देखकर राजकुमारी को एहसास हुआ कि उसने उसे गलत समझा है। फिर उसकी उंगली की अंगूठी चमकने लगी। बेले का धैर्य जवाब दे गया और उसने कहा कि वो इसे अभी खत्म कर देगी। उसका अगला वार साफ तौर पर लगा। पीटर घायल हो गया और उसे अपने तरीके पर पुनर्विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। उसे एहसास हुआ कि बेले उसकी हर हरकत को पढ़ रही थी, ठीक जैसे उसके बॉस ने चेतावनी दी थी। यह बच्चा या तो अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था या कुछ और छिपा रहा था, इसलिए पीटर लापरवाह नहीं हो सकता था। इसलिए उसने अपना सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने का फैसला किया। बेले ने इसे आते देखा। पीटर अपनी प्रकाश अवरोधक क्षमता का उपयोग करने वाला था, फिर भी बेले ने कहा कि ये उसे नहीं बचाएगा। पीटर ने इसे कोरा अहंकार समझा। फिर उसने एक छोटी शीशी खोली, ये जानते हुए भी कि वो क्या है। बेले परेशान हो गई। इसमें ड्रैगन राजा के आंसू थे। पीटर ने इसे जमीन पर पटका और इसका असर किसी शक्तिशाली उत्तेजक की तरह हुआ। ये एक दुर्लभ चीज थी जो उपयोगकर्ता के मान को थोड़े समय के लिए बढ़ा देती थी। पीटर ने उपहास किया कि बेले को अपनी सुरक्षा में ढिलाई बरतने पर पछतावा होगा। उसने फिर से अपने खंजर फेंके, लेकिन इस बार वे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। बेले को सावधान रहना पड़ा क्योंकि अब ब्लेड उसके चारों ओर थे। वे हवा में लटके हुए थे, उसे हर तरफ से बंद कर रहे थे। पीटर को लगा कि जीत आखिरकार उसकी है, क्योंकि बेले प्रकाश के एक अवरोध के अंदर फंसी हुई थी। उस बल ने बेले को हवा में उठा लिया। राजकुमारी ने अलार्म देखा। बेले ने अपनी ढाल का इस्तेमाल किया और मुक्त होने की कोशिश की। उसने अपनी शक्ति अवरोध को तोड़ने में लगा दी, लेकिन उससे बनी हवा अभी भी काफी नहीं थी। पीटर अभी तक खत्म नहीं हुआ था।
उसके खंजर और भी तेज चमक रहे थे, बिजली की तरह चटक रहे थे। ऊर्जा पूरे अवरोध में फैल गई और बेले उसके अंदर ऐंठने लगी। पीटर ने कहा कि वो इसे जल्दी ही खत्म कर देगा। आधी बेहोशी में बेले को एहसास हुआ कि वो यहाँ हार नहीं सकती। तभी अचानक कमरे में तीर चलने लगे और खंजर से वार करने लगे, जिससे बैरियर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। तब जाकर पीटर को समझ आया कि क्या हुआ है। राजकुमारी ने आखिरकार अपने दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल कर लिया था। बेले उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही थी और वो अब और डरकर जमी नहीं रह सकती थी। उसके हस्तक्षेप से पीटर और भी क्रोधित हो गया। वो काम खत्म करने के लिए उस पर झपटा। राजकुमारी फिर से जम गई, लेकिन बेले को बस थोड़ी सी मदद की जरूरत थी। आखिरकार पीटर को एहसास हुआ कि वो मुसीबत में है। बेले ने उस पर एक गहरा साफ वार किया। यह उसे नीचे गिराने के लिए काफी था। बेले जीत गई थी। पीटर गिर पड़ा और फिर हिल नहीं सका। अपनी सांस संभालने के बाद बेले ने पूछा कि क्या राजकुमारी को चोट लगी है। उसने उसे उदास होकर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वो उसके पास गई। उसके चेहरे को छूते हुए उसने बताया कि कमरे में वही अकेला है जिसे चोट लगी है। उसने माफी मांगते हुए कहा कि उसे उसके उत्तराधिकार संघर्ष में घसीटा गया था। बेले ने उससे कहा कि सब ठीक है और वो वास्तव में उतनी ही मजबूत है जितना वो दावा करती है। उसने जवाब दिया कि वो अपने अंगरक्षक जितनी मजबूत नहीं है। हर चीज के लिए आभारी होकर उसने वादा किया कि अगर उसे कभी उसकी जरूरत होगी तो वो उसके लिए खड़ी होगी। बेले घुटनों के बल बैठ गई और राजकुमारी को धन्यवाद दिया। उसने स्पष्ट प्रशंसा के साथ उसकी ओर देखा। फिर उसने अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और उसे धन्यवाद और दोस्ती के प्रतीक के रूप में दे दी। बेले को अच्छी तरह पता था कि वो क्या है। वो अंगूठी कोई साधारण उपहार नहीं थी। आखिरकार मिशन खत्म हो गया और किसी की मौत नहीं हुई। घर वापस आकर बेले को ड्यूक के सामने लाया गया। ड्यूक ने एस्कॉर्ट मिशन के बारे में पूरी रिपोर्ट सुनी। बेले ने कहा कि उसने इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन ड्यूक को पता था कि कहानी में कुछ और भी है। बेले के हाथ में सोलोमन की अंगूठी थी, जो राजकुमारी की ओर से उसके भरोसे के सबूत के तौर पर तोहफा थी। ये शाही परिवार के खजाने में से एक था, एक शक्तिशाली मन की कलाकृति। ड्यूक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि बेले को इतनी कीमती चीज मिली है और अब वो पहले से भी ज्यादा प्रभावशाली लग रहा था। ड्यूक अपनी खुशी छिपा नहीं सका। उसने बेले से कहा कि उसे तुरंत एथेंस में भर्ती कर लिया जाएगा। बेले को इसकी उम्मीद नहीं थी। एथेंस में कुलीनों के लिए एक विशिष्ट अकादमी थी। बेले के परिवार के अधिकांश लोग निजी ट्यूटर्स के साथ पढ़ते थे। परंपरा के अनुसार केवल उन्हीं लोगों को वहां भेजा जाता था जिनके घर में विरासत में मिलने की संभावना होती थी। इसका मतलब था कि बेले अब उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में शामिल थी। ड्यूक ने उसे कक्षाओं के शुरू होने की सूचना मिलने तक प्रशिक्षण जारी रखने का आदेश दिया, लेकिन बेले को अभी भी कुछ कहना था और उसके पिता ने पूछा कि वो क्या है। बेले उनके सामने अडिग रही। उसे एक अनुरोध करना था। फिर दरवाजे खुले और बेले अपनी बहन के साथ हॉल के बाहर थी, जो रोमांचित थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वास्तव में उसका नया कमरा है। यहाँ तक कि बिस्तर भी अब पहले से कहीं अधिक आरामदायक था। ड्यूक ने खुद इसे मंजूरी दे दी। वो चाहता था कि वे मुख्य घर में चले जाएं ताकि दूसरे उनके साथ अधिक सम्मान से पेश आएं। उसकी बहन अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पाई। फिर उसने देखा कि उसका हाथ अलग दिख रहा है। उस पर एक छोटा सा कट था। उसने उसे बताया कि उसे अपने आखिरी मिशन के दौरान चोट लगी थी। इससे उसे थोड़ी चिंता हुई। फिर भी ये ज्यादा देर तक नहीं रहा। वे फिर से खेलने लगे और इससे उसका मूड भी ठीक हो गया। अब से सायरा सुरक्षित रहेगी और उसकी देखभाल की जाएगी। अब उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना था। 5 साल बाद एक आपदा आने वाली थी। उसकी बहन फिर से खतरे में पड़ सकती थी, इसलिए उसे जवाब चाहिए था और उसे पता लगाना था कि यह किसने किया। ऐसा करने के लिए उसे अपने परिवार का उत्तराधिकारी बनना था। बाद में जेन का एक नौकर कुछ रिपोर्ट करने आया और बोलने की अनुमति का इंतजार करने लगा। जेन ने अपनी पेंटिंग से नजरें तक नहीं उठाई। वो अभी भी ध्यान केंद्रित करके सुन रहा था जब नौकर ने बताया कि नाजायज भाई को एथेना अकादमी भेजा जाएगा। जेन के बाद से कोई भी वहां नहीं गया था, इसलिए नौकर ने सोचा कि उन्हें बेले से तुरंत छुटकारा पा लेना चाहिए। जेन को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने आखिरकार पेंटिंग को एक तरफ रख दिया। फिलहाल उसने कहा कि उसका भाई खतरा नहीं है, बल्कि बेले के मजबूत होने से उसे मदद मिलेगी। जेन को कुछ और पसंद आया। नौकर भ्रमित दिख रहा था। जेन ने अपना असली विकृत स्वभाव दिखाया। वो लोगों को तभी कुचलना पसंद करता था जब वे बड़े हो जाते थे, ताकि सब कुछ वैसा ही हो जैसा वो चाहता था। ये सुनने के बाद भी नौकर को ये खतरनाक लगा। बेले के पास पहले से ही कई दिव्य हथियार थे और उसने लेवल बी के एक पैलाडिन को हराया था। बस सुरक्षित रहने के लिए नौकर को लगा कि उन्हें अभी हमला कर देना चाहिए। उस समय बेले बाहर प्रशिक्षण ले रहा था। वो अकादमी में प्रवेश करने से पहले अपनी विशेष क्षमताओं को तेज करना चाहता था। समस्या यह थी कि ऐसा करने के लिए उसे बहुत सारे राक्षसों का शिकार करना होगा। तभी उसकी तलवार के प्रतिबिंब में उसने जेन के नौकर को अपनी ओर आते देखा और चौकन्ना हो गया। वो आदमी उसके पास आया और विनम्रता से बात की। बेले को दूसरी तरफ किसी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि वो आदमी किसका नौकर है। बेले ने उससे पूछा कि वो वहां क्यों है। नौकर ने कहा कि वो पहले हुई घटना के लिए माफी मांगने आया था, जब उसने ड्यूक के एक बेटे पर तलवार तान दी थी, जो अपमानजनक था। एक पल के लिए बेले को आश्चर्य हुआ कि क्या वो आदमी वास्तव में सभ्य हो सकता है, और उसने उससे कहा कि वो इस बारे में और न सोचे। नौकर ने उसे समझने के लिए धन्यवाद दिया। फिर उसने कहा कि एक और बात है। बेले ने अपनी तलवार हाथ में रखी हुई थी। नौकर ने पूछा कि क्या वो राक्षसों को वश में करने के मिशन में शामिल होना चाहता है। ये एक अजीब प्रस्ताव था। उसने बताया कि जैन और दूसरे पैलेडिन किसी और काम में व्यस्त थे। बेले के हुनर को देखकर उसने कहा कि वो उसे सुधारने में मदद करना चाहता है। निमंत्रण संदिग्ध लगा। बेले आसानी से मना नहीं कर सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे सावधान रहना होगा। फिर भी उसने स्वीकार कर लिया। नौकर ने उसे गर्मजोशी से धन्यवाद दिया, जबकि मिशन पर उसे मारने की योजना बना रहा था। बेले ने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। जवाब था इका नामक एक दूरस्थ स्थान। बेले को अच्छी तरह से पता था कि इसका क्या मतलब है। वो लगभग भूल ही गया था, लेकिन वो जगह अपने मैना को बढ़ाने के लिए एक विशेष तरीके के लिए एकदम सही थी। एम्ब्रोसिया एक दुर्लभ वस्तु थी जो इसे स्थायी रूप से बढ़ा सकती थी। जल्द ही गाड़ी राक्षसों के शिकार के लिए निकल पड़ी। अंदर बेले राक्षसों को मारने और शायद एम्ब्रोसिया को भी खोजने के लिए उत्सुक थी।
लेकिन ये आसान नहीं था। इसे पाने के लिए उसे एक छिपी हुई कालकोठरी में प्रवेश करना था। सौभाग्य से उसे पता था कि एक कहाँ है। ये एथिका नामक शहर के पास दिखाई देगा। जब तक वे पहुंचे रात हो चुकी थी, इसलिए नौकर के विवरण देने से पहले उन्हें ठहरने के लिए जगह की जरूरत थी। उनका निशाना लेविथान का एक समूह था। उस क्षेत्र में कई लोगों के होने की सूचना मिली थी और वे लेवल सी के राक्षस थे। चूंकि देर हो चुकी थी, इसलिए वे भोर में ही शुरू करेंगे। कुछ देर आराम करने के बाद बेले ने कहा कि वो अपने कमरे में जा रहा है। जैसे ही वो ऊपर गया, नौकर ने उसे देखा। उस आदमी ने सोचा कि बेले मूर्ख है, जिसे नहीं पता कि क्या होने वाला है। उसने मौत को एक दुर्घटना की तरह दिखाने की योजना बनाई। बेले के पास चाहे कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, वो केवल लेवल सी का ही था। आसान शिकार। अपने कमरे के अंदर पहुंचने पर बेले को लगा कि रेजर शायद पहले ही सो चुका होगा। उसने अपनी ढाल को बुलाया, फिर खिड़की से उस पर हवा का जादू चलाया। वो कलाकृति एक उड़ने वाले मंच में बदल गई और वो राक्षसों के जंगल में छिपे हुए तहखाने की ओर बढ़ गया। उसे और उसके मालिक को वो बहुत पहले मिल गया था और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। आखिरकार वो उतर गया। ढाल गायब हो गई और बेले को एक छोटा सा प्रवेश द्वार दिखाई दिया। ये सोचकर कि उसे तहखाना मिल गया है, वो अंदर चला गया। कुछ ही देर में उसे एक बड़ा सा दरवाजा मिल गया। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो चाहता था। छुपे हुए दरवाजे रंग के हिसाब से होते हैं। नीला रंग ए लेवल का होता है, हरा रंग बी लेवल का होता है 8, और एक को साफ करने पर दरवाजे की रैंक के हिसाब से अमृत मिलता है। इससे काफी मदद मिलती। तो बेले अंदर जाने के लिए तैयार हो गई। सबसे पहले उसे बॉस को हराना था। अपने पिछले जन्म में वो इस दरवाजे का सामना सिर्फ डी लेवल पर ही कर पाई थी। हालांकि उसके मालिक ने उसे चेताया था कि ये बहुत जल्दी है, फिर भी अब भी ये मुश्किल हो सकता है। लेकिन डर उसे वापस जाने के लिए काफी नहीं था। वो दरवाजे के अंदर पहुंच गई। जैसे ही उसने कदम रखा, उसके मन में एक ही बात रह गई, उसे तेजी से मजबूत होना होगा। अंदर वो पहले राक्षस से लड़ रही थी। पहले तो ये इतना मुश्किल नहीं लगा। बेले ने फैंटम नाइट को ध्यान से देखा। वो फिर से उस पर हमला करने के लिए तैयार था। उसके हमले तेज और तीखे थे, लेकिन बेले उन्हें रोकती रही। बचाव करते हुए उसे एक रास्ता मिला और उसने नाइट के सामने वार किया। फिर भी वार काफी नहीं था। इसके बजाय वार ने बेले को पीछे की ओर धकेल दिया। उसे एक और हथियार की जरूरत थी, इसलिए उसने हथौड़ा निकाला। उसने उससे एक जोरदार वार किया। फिर भी प्राणी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सामान्य हमले उस कवच को नहीं तोड़ सकते थे। उसे रणनीति बदलनी पड़ी। अपनी तलवार पर वापस आते हुए उसने ब्लेड को चमकाया। इस बार उसने जादू से हमला किया। वार असरदार रहे, लेकिन कवच फिर भी नहीं टूटा। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं लड़ा था और केवल लेवल सी होने के कारण ये और भी बुरा था। फैंटम नाइट ने फिर से उस पर हमला किया। कोने में फंसी बेले को तुरंत कुछ करना पड़ा। अगर वो कवच इतना मजबूत था तो उसमें कोई कमजोरी होनी चाहिए और बेले को लगा कि उसे वो मिल गया है। मैना से लेपित एक गोली काम करनी चाहिए। उसने हमले में फायर स्पिटर जोड़ा और शॉट लगाना शुरू कर दिया। फैंटम नाइट करीब आता जा रहा था। केवल 2 सेकंड बचे थे। दुश्मन उस पर हमला करने से ठीक पहले ही हमले की सीमा में आ गया। चार्ज खत्म हो गया। बेले ने कवच पर फायर किया और इस बार ये काम कर गया। विस्फोट ने कवच को चकनाचूर कर दिया। प्राणी गिर गया, हार गया। बेले भी गिर गई, रिकॉइल से नीचे गिर गई। जब ये खत्म हुआ तो उसने एक लंबी सांस छोड़ी। तो ये उसकी कमजोरी थी। एक जादुई हमला जो भेदने के लिए काफी था। उसके जैसे दिव्य हथियार के बिना वो वाकई मुसीबत में पड़ जाता। अगर ये भी इतना ही मुश्किल था तो बॉस को भयानक होना ही था। फिर भी छिपी हुई काल कोठरियां इसके लायक थीं, क्योंकि राक्षस दुर्लभ वस्तुएं गिरा सकते थे। एक औषधि ने उसकी सहन शक्ति और मन को बहाल कर दिया, इसलिए उसने उसे तुरंत पी लिया। फिर वो आगे बढ़ता रहा। वो आगे बढ़ता गया, अपने रास्ते में आने वाले हर राक्षस को मारता रहा, जब तक कि वो आखिरकार अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच गया। उस विशाल द्वार के पीछे सबसे मजबूत दुश्मन था। बेले को नहीं पता था कि ये एक राक्षस होगा या कोई विशाल सर्प, लेकिन वो पता लगाने वाला था। उसने अंतिम कक्ष में कदम रखा। ये एक अखाड़े जैसा लग रहा था। तभी उसे कुछ सुनाई दिया। एक रात के आकार का साया दिखाई दिया और बेले का शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया। दबाव बहुत ज्यादा था। उसके सामने वाला राक्षस स्पष्ट रूप से दूसरे स्तर पर था। उसकी आंखें चमकीले खूनी लाल रंग की चमक रही थीं। शूरवीर धीरे धीरे करीब आया। ये कालकोठरी का बॉस होना चाहिए था। बेले ने खुद को संभाला और पूरी तरह से सतर्क रहा। फैंटम नाइट ने अपनी तलवार पर नजर डाली, फिर उसे एक तेज गति से घुमाया। हमला शुरू हो चुका था। बेले के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बस एक पल था या लड़ाई वहीं खत्म हो जाती। इसके बाद जो हुआ वो विनाशकारी था। बेले कुछ दूरी तक भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसे अभी भी एक के बाद एक वार से बचना था। एक ही वार से उसकी मौत हो जाती। वो प्राणी फिर से उस पर हमला करने लगा, जिससे उसे दूर कूदना पड़ा। इससे उसे अपनी तलवार बुलाने का मौका मिल गया। अब वो जवाबी हमला कर सकता था। उसे एक जगह मिली और उसने फैंटम नाइट की पीठ पर वार किया, लेकिन उसका कवच उसकी उम्मीद से भी ज्यादा मजबूत था। उसे भेदना आसान नहीं था। सोचने का समय नहीं था। उसने बचने पर ध्यान केंद्रित किया और पहले काम कर चुकी एक योजना पर वापस चला गया। फायर स्पिटर अभी भी उसका सबसे अच्छा विकल्प था। इस बार वो इसे और लंबे समय तक चार्ज करेगा, पूरे 5 सेकंड। उसे बस थोड़ा और समय चाहिए था। जैसे ही वो तैयार हुआ, उसने फैंटम नाइट पर फायर कर दिया। उम्मीद थी कि इससे ये खत्म हो जाएगा। धमाका सीधे निशाने पर लगा और साफ तौर पर लगा, पर बेले को झटका लगा जब उसने कुछ नहीं किया। फिर उसने नाइट के सीने पर एक अजीब निशान देखा। उसका जादुई प्रतिरोध बेतुका था। बेले फिर से घिर गई। वो बच गई क्योंकि वो इतनी फुर्ती से चकमा दे रही थी। उसे और सुरक्षा की जरूरत थी। उसने अपनी ढाल भी निकाली। इससे वो एक सीधा वार तो रोक सका, पर उसके पीछे की ताकत बहुत भयानक थी। कुछ बदलाव होते देख उसके हाथ कांप गए। फैंटम नाइट ने पैटर्न बदल लिया था। इस बार हमला ऊपर से हुआ, एक जानलेवा वार। बेले को तुरंत हटना पड़ा। ब्लैक नाइट की तलवार जमीन पर गिर गई और अखाड़े का फर्श चकनाचूर हो गया। हर तरफ धूल उड़ गई और राक्षस उसे देख नहीं पाया। एक पल बाद बेले फिर बहुत दूर दिखाई दी।
उसके पास उस कवच को तोड़ने के लिए पर्याप्त मैना नहीं था। फिर उसने देखा कि धूल उसके दुश्मन को छुपा रही थी, जब तक कि एक चमक नहीं बन गई। उसके अंदर ठंडक दौड़ गई। उस प्राणी ने अपनी तलवार सीधे उस पर फेंकी थी। बेले ने अपनी ढाल ठीक समय पर उठाई ताकि वो मर न जाए। ब्लेड अखाड़े में उछलकर दूर जा गिरा। फिर उसे एहसास हुआ कि हमला ही आखिरी नहीं था, फेंकना तो बस दिखावा था। असली वार पीछे से आया था। उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। वार उसके शरीर पर लगा और दर्द उसके शरीर में दौड़ गया। बेले राक्षस के पैरों के पास जमीन पर गिर गई। फिर भी वो नहीं रुका। उसने उसे अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश की। थकी हुई होने के बावजूद बेले मुश्किल से फिर से बच पाई। उसके हिलने माइनस डुलने का एकमात्र कारण अमृत था। इसके बिना वो पहले ही हार चुका होता और अब उसके पास निर्भर करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इस बीच उस प्राणी ने अपनी तलवार वापस पा ली थी। जीतने का कोई स्पष्ट रास्ता न होने के कारण बेले ने जुआ खेलने का फैसला किया। उसकी ढाल उसके पास सबसे भारी चीज थी। इससे उसे एक आइडिया आया। अगर वो हवा के जादू का इस्तेमाल करता तो वो उसे काफी जोर से फेंक सकता था। एक बार के लिए ढाल एक हथियार बन गई। वास्तव में यह अब उसकी सबसे मजबूत प्रक्षेप्य थी, लेकिन उसकी योजना लगभग विफल हो गई। फैंटम नाइट ने बेले को इस तरह से चकमा दिया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, और अब वो पूरी तरह से उजागर हो गया था। उस तलवार को रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बेले को पता था कि वो इस हमले से बच नहीं सकता, और उसकी ढाल के चले जाने के बाद उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी एकमात्र उम्मीद ये थी कि ढाल का रास्ता किसी तरह बदल जाए। फिर प्राणी को आश्चर्य हुआ। ढाल पीछे मुड़ी और उस पर वार किया। इससे बेले को ब्लेड से बच निकलने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। वो तुरंत आगे बढ़ा। इस बार उसने अपना तरीका बदला। अपने हथौड़े का उपयोग करके उसने आखिरकार उसके बचाव को भेदने का लक्ष्य बनाया। फैंटम नाइट ने उसे आते देखा, लेकिन वो बच नहीं सका। प्रहार बहुत जोर से हुआ। प्राणी गिर गया और बेले क्रूर लड़ाई के बाद हाँफती रही। ढाल फेंकना एक बड़ा जोखिम था, लेकिन यह काम कर गया। अब उसे बस उस कवच के अंदर जो कुछ भी था उसे छेदना था। लेकिन वो बहुत देर तक हिचकिचाता रहा और रात फिर से हो गई। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक रौंदो कवच की प्लेट गिरने लगी, जिससे प्राणी का असली रूप सामने आ गया, कुछ ऐसा जो बेले अभी भी नहीं समझ पाई थी। फिर राक्षस ने अपने तलवार गार्ड पर एक कुंडी लगाई और एक और हथियार जैसा कुछ निकाला। असल में वो एक ताला था। उसकी तलवार अभी भी म्यान में थी। अब जाकर उसका असली हथियार सामने आया। बेले ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, और अब उसके सामने एक और भी बड़ा दुश्मन था। वो जानवर अचानक बहुत तेज हो गया और बेले मुश्किल से उसका सामना कर पाई और दीवार से जा टकराई। उसके पूरे शरीर में दर्द दौड़ गया। जब वो जमीन पर गिरा तो उसे लगा कि अब वो और नहीं लड़ सकता। फिर भी वो जानवर उसके करीब आता गया। उसकी इंद्रियां कमजोर होती जा रही थीं और बॉस उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। बेले के पास लगभग पूरी ताकत नहीं बची थी, फिर भी उसने खुद को ऊपर उठाया। उसे पता था कि अगर वो नीचे रहा तो वो वहीं मर जाएगा, मुश्किल से अपना सिर उठा पाएगा। उसने देखा कि एक बार उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन हमला रोक दिया गया। उसने गॉन्टलेट का इस्तेमाल किया था। आखिरकार उस जानवर की किस्मत ने साथ नहीं दिया। राक्षस इसे समझ नहीं पाया। बेले थक गया था, फिर भी उसने अपनी तलवार बुलाई। पहली बार उसने दुश्मन को पीछे धकेला। अब असली लड़ाई शुरू हुई। उन्होंने एक के बाद एक वार किए। दोनों की गति बढ़ गई और लड़ाई पूरे मैदान में फैल गई। कवच के बिना राक्षस वास्तव में अधिक शक्तिशाली था, लेकिन बेले के सामने वो भी काफी नहीं था। गॉन्टलेट की शक्ति से उसे विश्वास था कि वह उसे अभी खत्म कर सकता है। फिर राक्षस पर बने निशान का रंग बदल गया और वो चमकीला लाल हो गया। बेले ने तलवार चलाई, लेकिन उसकी तलवार ने एक छवि को काट दिया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो चूक गया और उसने पलटवार को रोकने के लिए समय पर अपनी रक्षा की। रंग बदलने से वो प्राणी और भी तेज हो गया था और बेले फिर से दबाव में आ गई। फिर भी वो अभी तक हारा नहीं था और जीतने के लिए उसे और अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। लेकिन वो जितनी अधिक शक्ति प्राप्त करता वो उतना ही खतरनाक होता जाता। वो शक्ति नशे की तरह थी। उसके दिमाग में एक विकृत आकृति दिखाई दी और बेले को सच्चाई समझ में आ गई। गॉन्टलेट शापित था। अपनी पूरी शक्ति पाने के लिए उसे अपनी आत्मा अर्पित करनी होगी, और वो स्वीकार करने के करीब था। एक अंधेरा आभा उसके चारों ओर लिपट गई और वो नियंत्रण खोने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद गायब हो रहा है। इकाई ने फुसफुसाया कि उसे अब शक्ति की आवश्यकता है। उसका सारा दर्द बहुत कमजोर होने के कारण था। इसी कमजोरी की वजह से दूसरों ने उसे हमेशा कुचला था और उसकी जान भी चली गई थी। इससे उसे पता चल गया था कि अब उसे अपनी कमजोरी से तंग आ जाना चाहिए और अब उसे अपनी चाहत की चीज जबरदस्ती हासिल करनी चाहिए। धीरे बेले और दूर होती चली गई। मौका देखकर वह प्राणी उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बेले की ताकत पहले ही बदल चुकी थी। दोनों की तलवारें बराबर की थी और इस टक्कर ने एक भयानक झटका दिया। उस वक्त उसे बस एक ही चीज ने उकसाया था, तबाह करने की भूख। उसे अब जीतने की परवाह नहीं थी। वो बस सब कुछ तोड़ना चाहता था। वो प्राणी पहले था। उसके बाद वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता। लेकिन खुद को खोने से ठीक पहले बेले को अपनी बहन की याद आई। उस ख्याल ने उसके दिमाग में एक नई चिंगारी जगा दी। वो अभी भी उस ताकतवर प्राणी से लड़ रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो ये कीमत नहीं चुका सकता। उसकी बहन अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। वो किसी को मारने के लिए नहीं लड़ रहा था, उसे सिर्फ अपनी बहन की रक्षा के लिए ताकत चाहिए थी। उस ख्याल ने उसे फिर से अपने ऊपर नियंत्रण करने दिया। अब उस प्राणी को मारकर उसकी ताकत पर कब्जा करने का समय आ गया था। एजिस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। बेले ने डंगोन बॉस को आसानी से पीछे हटा दिया। उस प्राणी ने उसे फिर से लुभाया और कहा कि अगर वो अपनी आत्मा को सौंप दे तो वो और भी अधिक शक्ति प्राप्त कर लेगा। अंदर संघर्ष करते हुए भी बेले ने लड़ाई जारी रखने का फैसला किया और प्राणी ने भी उस पर हमला किया। दोनों ने भारी हमले किए। फिर तेजी से युद्ध शुरू हुआ। प्राणी ने उसे मैना से अचानक हमला करने की कोशिश की, लेकिन बेले उससे तेज थी। उसने उसके हाथ से हथियार छीन लिया और उसकी एक भुजा काट दी। इससे उसके पास बची हुई सारी संभावनाएं खत्म हो गईं और बेले को आखिरकार वो मौका मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। उसने प्राणी को दो हिस्सों में काट दिया। आखिरकार
राक्षस खत्म हो गया और बेले जीत गई। मृत प्राणी को बिखरते देखकर उसके अंदर अभी भी शक्ति का संचार हो रहा था। युद्ध समाप्त होने के बाद वो आखिरकार शापित गॉन्टलेट को उतार सकता था। उस दुश्मन ने उसे किनारे कर दिया था और वो लगभग खुद को खो चुका था। वो जानता था कि उसे जब भी संभव हो गॉन्टलेट का उपयोग करने से बचना होगा। तभी उसके सामने एक छोटी शीशी दिखाई दी। वो वही था जिसके लिए वो आया था, एम्ब्रोसिया। अगर वो इसे पीता कोमान तो उसका मान B- रैंक पैलेडिन के स्तर तक बढ़ जाता, कोमा जो उसकी दिव्य शस्त्र शक्तियों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त होता। उसने पहले कभी एम्ब्रोसिया नहीं देखा था, इसलिए वो घबरा गया। फिर भी अगर उसे बेहतर भविष्य चाहिए तो उसे इसे पीना ही था। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर उसका मान तेजी से बढ़ने लगा। ये आश्चर्यजनक था। वो एक पल में ही B लेवल पर पहुंच गया था। फिर दर्द हुआ। यह इतना तीव्र था कि वो मुश्किल से इसे सह सका। उसकी छाती में धड़कन होने लगी और उसके पूरे शरीर में आग लग गई। उसकी कमर पर बंधी म्यान चमकने लगी। ये नहीं जानते हुए कि क्या हो रहा है, बेले गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब वो उठा तो वो एक जादुई घेरे के बीच में लेटा हुआ था, अभी भी हिल रहा था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में है। फिर एक आदमी ने उसका स्वागत किया और कहा कि वो आखिरकार जाग गया है। बेले को एहसास हुआ कि उनकी आखिरी मुलाकात के बाद से बहुत समय हो गया है। हुड से अपना चेहरा छुपाने के बावजूद बेले जानता था कि वो कौन था। उसके मालिक होने में कोई शक नहीं था। वो वहां अकेला भी नहीं था। एक लड़की हथौड़ा लिए हुए थी। एक और छिपे हुए आदमी ने दस्ताने पहन रखे थे और एक तलवार लिए हुए एक शूरवीर भी था। सभी ने बेले का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। ये आत्माओं का आयाम था। अपने शिष्य को फिर से देखकर वो आदमी भावुक हो गया और बेले भी खुश हो गई। उसके गुरु का नाम रेजिस था, जिसने उसे एवलॉन दिया था। रेजिस ही अकिलेस शील्ड का असली मालिक भी था। उसे फिर से अचानक देखना बेले के लिए बहुत मायने रखता था, लेकिन वो उलझन में भी थी क्योंकि वो समय में पीछे चली गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रीस को वो अब भी कैसे याद है। रेजिस ने बताया कि वो इस जगह से बेले को देख रहा था और उसने उसकी मृत्यु और पुनर्जन्म दोनों को देखा था। इस जवाब से बेले की उत्सुकता और बढ़ गई कि वो कहाँ है। रेजिस ने कहा कि ये जगह एवलॉन के अंदर ही है, जहाँ दिव्य हथियार और उनके पिछले धारकों की आत्माएं रखी हुई थीं। बेले ये सुनकर दंग रह गई। फिर उसने पूछा कि उसके गुरु के असली शरीर का क्या हुआ। रेगिस ने कहा कि शायद वो पहाड़ों में कहीं आराम कर रहा होगा। एवलॉन अपने उपयोगकर्ताओं की आत्माओं के साथ जुड़ जाता है और जब बेले उसे समय के साथ ले गई तो उसका उससे संबंध टूट गया। फिर भी रेगिस की चेतना उसके शरीर से जुड़ी रही। बेले ने तुरंत अनुमान लगाया कि एवलॉन ने उसे अतीत में वापस भेज दिया होगा, लेकिन रेगिस को यकीन नहीं था। जहां तक उसे पता था, हथियार ऐसा नहीं कर सकते थे। बेले को उम्मीद नहीं थी कि उसका मालिक भी इसे समझाने में असमर्थ होगा। फिर भी रेगिस ने उसे बताया कि उसने अपनी बहन की रक्षा अच्छे से की है। उसने बेले की प्रशंसा की और बेले को यह सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर उसने पूछा कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। रेगिस समझाने ही वाला था, तभी दूसरी आत्माओं में से एक आगे आया। उसने शिकायत की कि वे बहुत देर कर रहे हैं और कहा कि वो भी बात करना चाहता है। उसका नाम रिवेन था, जो आग उगलने वालों का मालिक था। रेगिस ने उसे बताया कि वो अपने छात्र से बात करना समाप्त नहीं कर पाया है, लेकिन उस आदमी ने उसे थोड़ा ढीला होने के लिए कहा। वो पत्थर का गोलेम नहीं था। बेले बस देखती रह गई, पूरी तरह से भ्रमित। उसने छठे उत्तराधिकारी से अपना परिचय कराया और कहा कि उससे मिलकर अच्छा लगा। लड़का कुछ सोचने लगा। जब उसने उस आदमी से हाथ मिलाने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक मजाक था। रिवेन बेहद लापरवाह था। लड़के को नहीं पता था कि इससे कैसे निपटना है। उसकी उलझन देखकर रिवेन और भी हंस पड़ा। उसने छठे उत्तराधिकारी को बहुत ही मासूम कहा और फिर शार्लेट ने कदम बढ़ाया। उसने बताया कि नवागंतुक अभी भी हर चीज की आदत डाल रहा है। रिवेन ने इसे एक हानि रहित मजाक के रूप में टाल दिया और पूछा कि क्या हारू सहमत है, लेकिन हारू जवाब देने के लिए बहुत शर्मिंदा था। चौथे उत्तराधिकारी के रूप में भी उसने चुपचाप उनसे विनती की कि वे उससे बात न करें, जबकि शार्लेट ने सभी को याद दिलाया कि रिवेन को लोगों से पंगा लेना पसंद है। रिवेन ने उसे इतना परेशान न होने के लिए कहा, मजाक में कहा कि गुस्सा उसके लुक को खराब कर देगा और उसे झुर्रियां देगा। शार्लेट बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनके मालिक ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन शार्लेट स्पष्ट रूप से रेजिस के रवैये से खुश नहीं थी। इससे पहले कि वो जवाब देती, रेवेन इधर माइनस उधर बकवास करता रहा। लड़के को अपने गुरु को इतना निश्चिंत देखकर अजीब लगा। इससे पता चलता है कि उसके पूर्ववर्ती कितने प्रभावशाली थे। उसने पहले ही सुना था कि वे दुष्टों से लड़ने वाले महान नायक थे। फिर तलवारबाज ने सभी को ध्यान केंद्रित करने को कहा और पहले उत्तराधिकारी एडम ने कहा कि इस बैठक का एक वास्तविक उद्देश्य है। उन्होंने लड़के को चेतावनी देने के लिए उस आयाम में बुलाया है। ये सुनकर उसने पूछा कि चेतावनी क्या है। छठे उत्तराधिकारी को अपनी दिव्य भुजाओं का सही उपयोग करना सीखना होगा। ये सुनकर वो चौंक गया। जब दिव्य भुजाएं पूरी तरह से जागृत हो जाती हैं तो वे भारी मात्रा में मैना छोड़ती हैं। अगर उसने अभी उस शक्ति को अनलॉक किया तो उसका शरीर शायद उसे सहन न कर सके, इसलिए उसे इतना दर्द हो रहा था। उसे उस शक्ति को अनलॉक करने से पहले अपने शरीर के परिपक्व होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी, लेकिन लड़का प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। उसे यकीन था कि वो अब नहीं रुक सकता। उसे अपनी बहन की रक्षा के लिए हर संभव शक्ति की आवश्यकता थी। एडम ने देखा कि वो पीछे नहीं हटेगा, इसलिए इसे निपटाने का एक ही तरीका था। उसने उसे मौके पर ही कुचलकर उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। एडम इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि लड़के को तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ी। तभी उसे एहसास हुआ कि एडम उसके पीछे है। तलवार के सपाट हिस्से से वार उस पर लगा। एडम चाहता था कि वो समझे कि वो अभी भी बहुत अपरिपक्व है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वार रुक जाएगा। इससे एडम को पुनर्विचार करना पड़ा। लड़का अपनी हालिया लड़ाइयों से बहुत बड़ा हो गया था। शायद वो वाकई तैयार था, फिर भी उसे पहले तलवार चलाने में महारत हासिल करनी चाहिए। सभी उत्तराधिकारी इसका इंतजार कर रहे थे। लड़के ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि एडम ने आखिरकार उसे स्वीकार कर लिया है। एडम ने हाँ कहा।
अगर वो खुद को एक शक्ति तक सीमित रखता है तो वो उसे संभाल सकता है। इसलिए उसने उसे कैलिबन की B- रैंक क्षमताओं को अनलॉक करने की अनुमति दी। बाकी ये रैंक शक्तियों सहित बाद में आएंगी और वे क्षमताएं बिल्कुल अलग स्तर की थीं। लड़के ने कहा कि वो उन्हें तुरंत अनलॉक कर देगा। एडम को ये दृढ़ संकल्प पसंद आया। रिवेन अभी भी मजाक कर रहा था। नंबर 6 को शुभकामनाएं दी। उन सभी को उम्मीद थी कि वो अपनी छोटी बहन की रक्षा कर पाएगा। यहाँ तक कि शांत युवक भी उस पर नजर रख रहा था। वे सभी छाया से उस पर नजर रखेंगे। अब लड़के को अपने शरीर में वापस आने का समय आ गया था। वो काल कोठरी में जाग गया। डर चला गया था, लेकिन एक अजीब एहसास बना हुआ था। और जैसे ही उसे तलवार की ताकत का एहसास हुआ, वो राक्षसों पर इसका परीक्षण करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। फ्रेगा पहले से ही जानता था कि वो तलवार क्या कर सकती है। राक्षसों तक पहुंचने के लिए उन्हें नाव से यात्रा करनी थी, और यात्रा के बीच में युवक ने चेतावनी दी कि लेविथान जल्द ही आएंगे। इसका मतलब था कि लड़ाई के लिए तैयार होने का समय आ गया था। उसे नहीं पता था कि वहां हर कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा था, यहाँ तक कि नाई भी उसका हिस्सा था। लड़के को पहले से ही ये काम अजीब लग रहा था। C- रैंक के प्राणियों को मारने के लिए B- रैंक के शूरवीर को क्यों भेजा जाए, और उस शूरवीर को मदद की क्या जरूरत होगी। कुछ तो तय था, और वो जानता था कि अचानक हमला करना खतरनाक होगा। इसलिए वो बिना अपनी सतर्कता कम किए उस आदमी पर नजर रखता रहा। उन्हें बताया गया कि वे करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन वो इलाका अभी भी बहुत शांत था। तभी उसने देखा कि युवक ने चाकू निकाला है। नायक ने तेल को कसकर पकड़ लिया। अपनी बाह काटने के बाद उस आदमी ने कहा कि पहले उन्हें जीवों को लुभाना होगा। उसने अपने खून को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया, ये कहते हुए कि इससे वे पागल हो जाएंगे। वो सही था। एक जीव लगभग तुरंत ही प्रकट हुआ, और फिर कई और उसके पीछे आए, उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा। चूंकि वे केवल मध्यम श्रेणी के राक्षस थे, नायक ने नाव की रक्षा के लिए अलग होने का सुझाव दिया, लेकिन दूसरे आदमी ने लड़के को अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया। पहले से ही संदेह में लड़के ने पूछा कि ऐसा क्यों। तब आदमी ने आखिरकार अपना असली रंग दिखाया और स्पष्ट कर दिया कि लड़का ही निशाना है। उसने तुरंत हमला कर दिया। नायक के पैर के चारों ओर एक चाबुक लिपटा हुआ था, और उसे तुरंत पता चल गया कि वो मुसीबत में है। उसे फंसाने वाला नाविकों में से एक था। फिर उस आदमी ने अपना हुड वापस खींच लिया। उसने चाबुक कसकर पकड़ रखा था। वो स्पेंसर था, जिसे नायक अच्छी तरह जानता था, और दूसरे युवक ने उससे योजना को पूरा करने का आग्रह किया। क्रूर बल का उपयोग करते हुए स्पेंसर ने नायक को हवा में उठा लिया। एक पैर जम गया था, और कोई भी अच्छा परिणाम नहीं होने वाला था। उसे सीधे समुद्र में फेंक दिया गया, और स्पेंसर का काम अभी भी बाकी था। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके बर्फ को और भी फैला दिया। इससे लड़के के लिए नाव पर वापस आना बहुत मुश्किल हो गया, और फिर बर्फ उसके साथ डूबने लगी। उन्हें उम्मीद थी कि नीचे मौजूद जीव उसे खत्म कर देंगे। जहां तक उनकी बात थी, वो पहले ही युद्ध में गिर चुका था, और राक्षस ये सुनिश्चित करेंगे कि वो नीचे ही रहे। लड़के को हवा की सख्त जरूरत थी, और वापस उठने के लिए उसने अपनी ढाल का उपयोग करने के बारे में सोचा। चूंकि ये हवा पैदा कर सकती थी, तो वो बाहर निकल सकता था, इसलिए उसने जादू का उपयोग करके हवा बनाई। ढाल के अंदर के हिस्से का उपयोग करके वो अपनी सांस को संभालने में कामयाब रहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे दोनों मिलकर उसे धोखा देंगे। वो रेजर से सावधान था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक और गद्दार भी है। नाव के चारों ओर की सतह जमी हुई थी, और ये उसकी सबसे बड़ी समस्या भी नहीं थी। बहुत सारे राक्षस आस-पास चक्कर लगा रहे थे। सबसे पहले उसे अपने फंसे हुए पैर से निपटना था। उसकी ढाल बर्फ को तोड़ने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। अंत में वो मुक्त हो गया, लेकिन उसके टखने में चोट लगी थी। ऐसा तब हुआ होगा जब चाबुक ने उसे काट लिया था। राक्षसों को उसके खून की गंध आई, और उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली। उसकी संख्या कम थी, लेकिन ये प्रशिक्षण का एक अच्छा मौका भी था। पुनर्जन्म के बाद ये उसका पहला बड़ा परीक्षण था, और अब वो आखिरकार अपनी क्षमता का उपयोग कर सकता था। उसने पहले एक प्राणी पर निशाना साधा। तलवार चमकने लगी। ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, और उसके चारों ओर प्रकाश की और तलवारें बन गईं, जिससे खतरा खत्म हो गया। इस शक्ति का उपयोग किए हुए उसे बहुत समय हो गया था। उसने स्टारब्लेड फॉर्मेशन को बुलाया। अब वो आखिरकार शिकार का आनंद ले सकता था। और भी प्राणी उस पर झपटे, लेकिन उड़ती तलवारों ने उन्हें काट दिया। वे सीधे अपने निशाने पर आ गए। ये कैलिबर्न की असली ताकत थी। वो चमकती तलवारों को बुला सकता था, जो अपने आप उड़ती थीं और असली ब्लेड की तरह ही तेजी से काटती थीं। कुछ ही समय में प्राणियों का सफाया हो जाता। सतह पर भी चीजें आसान नहीं थीं। वे अभी भी जमे हुए पानी को पैर जमाने के लिए इस्तेमाल करते हुए राक्षसों को मारने की कोशिश कर रहे थे। विश्वासघात के 5 मिनट बीत चुके थे। अब तक उन्हें यकीन हो गया था कि लड़का मर चुका है। स्पेंसर ने रेजर की तारीफ करते हुए कहा कि प्लान बहुत अच्छा था। इसके अलावा रेजर राक्षसों को आसानी से काट रहा था, और उसने कहा कि वो बिल्कुल अलग लेवल पर था। उसे खुशी थी कि लड़का उसके साथ रहा, वरना वो भी राक्षसों की तरह मर जाता। फिर भी उसे लगा कि बच्चा काम का हो सकता था। तभी उसके पैरों के नीचे की बर्फ फटने लगी। दरार फैलते ही वो देखने के लिए आगे बढ़ा कि क्या हो रहा है, लेकिन उस पर अचानक हमला हो गया। दूसरा युवक स्तब्ध रह गया। पानी के नीचे कुछ बहुत बड़ा हुआ था। बर्फ के बीच में एक बड़ा छेद हो गया था। ये बहुत बुरी खबर थी। एक विशालकाय प्राणी ऊपर उठा, उन्हें निगलने के लिए तैयार। उसका एक तंतु पानी से बाहर निकला। उसे पकड़े जाने से बचने के लिए तेजी से आगे बढ़ना पड़ा। ये राक्षस B रैंक का था, जिसे गिराने के लिए आमतौर पर उसी रैंक के कई पैलेडिन की जरूरत होती है। एक गलती से उसकी जान जा सकती थी, और प्राणी के पास हमला करने के एक से अधिक तरीके थे। उसने उस पर प्रोजेक्टाइल की बौछार कर दी। नाइट ने उन सभी को चकमा दे दिया। अब उसे उन टैंकल से निपटना था जो उसके करीब आ रहे थे। वो जानता था कि एक गलत कदम भी उसे मार सकता है। वो जितनी जल्दी ये सब खत्म करेगा, उसके बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। उसके दिव्य हथियार ने उसे अपने हथियारों में मैना भरने और हर वार के साथ उसे छोड़ने की अनुमति दी। ये बहुत ही सरलता से काम करता था, इसलिए वे धमाके बहुत ही जोर से होते थे। उसे विश्वास था कि एक ही वार से वो प्राणी ढेर हो जाएगा, लेकिन राक्षस उससे कहीं ज्यादा चालाक था। शूरवीर ने आखिरकार अपना सबसे मजबूत वार किया, और वो सीधा उस राक्षस पर जा गिरा। लेकिन नतीजा उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट था। प्राणी ने दूसरे राक्षस के शरीर से वार को रोक लिया था। इससे उसके लिए लड़ाई और भी कठिन हो गई। अब उसका दुश्मन पूरी तरह से गुस्से में था।
उसकी जान खतरे में थी। उसे वापस नाव पर जाना पड़ा। बर्फ के टुकड़े हो जाने के कारण उसके पास खड़े होने के लिए कुछ नहीं बचा था और प्राणी के करीब जाने का कोई रास्ता नहीं था। और अब पानी में मौजूद दूसरे राक्षस एक और समस्या थे। वे नाव पर चढ़ने लगे और उस पर सवार सभी लोगों को मारने की कोशिश करने लगे, जिससे उसे उन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। इसी वजह से उसे एक टैंकल आते हुए दिखाई नहीं दिया जब तक कि वो उसके चेहरे पर जोर से नहीं आ गिरा। उसके हथियार एक साथ कई दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं बने थे। इससे भी बदतर, युद्ध के मैदान में उसे कोई फायदा नहीं था और वो नाव को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता था। उसने देखा कि और भी राक्षस उनके चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे। वे जितनी देर वहां रहे, ये उतना ही घातक होता गया। लेकिन राक्षसों से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके बाद जो हुआ, नायक पानी से ऊपर उठा। हालांकि सभी को लगा कि उसे पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन फिर वो अपनी ढाल पर उड़ता हुआ आया और राक्षसों को काटता हुआ। नायक ने देखा कि धोखेबाज मुसीबत में था और रेजर बस ये जानना चाहता था कि लड़का अभी भी कैसे जीवित है। धोखा खाने के बाद भी बेले ने मदद करने का फैसला किया। हालांकि रेजर को उस पर भरोसा नहीं था। उसके लिए वो विशाल जानवर B- लेवल का राक्षस था जिसे वो लड़का संभाल नहीं सकता था। लेकिन बेले उसे गलत साबित करने के लिए तैयार थी। वो जितना करीब आता गया उतने ही टेंकल उस पर आते गए। फिर भी वो आंख मूंद कर नहीं जा रहा था। वो कैलिबर्न की शक्ति का उपयोग कर रहा था। तैरते हुए ब्लेड ने उसके रास्ते में आने वाले हर टेंकल को काट डाला। ये देखकर रेजर को यकीन नहीं हो रहा था कि बेले ने उसके हथियार के खास हुनर में महारत हासिल कर ली है। इस तरह की ताकत को काबू करने में बहुत समय लगना चाहिए था। बेले ने कहा कि वो राक्षस को काटकर मछलियों को खिला देगा। जीव ने फिर से फायर करने के लिए तैयार होकर जवाब दिया। उसने पानी के झोंके छोड़े, लेकिन बेले एक पल के लिए भी नहीं घबराई। अगर ये वार जमीन पर उतरते तो पूरी नाव तबाह हो सकती थी। इसलिए बेले ने अपना जवाब तैयार कर लिया। उसने हल्के ब्लेड का आकार बदल दिया और उन्हें वापस मुख्य तलवार में ले आया। बिखरी हुई तलवारें एक चमकती हुई ब्लेड में मिल गईं, जो ऊर्जा की एक केंद्रित किरण को फायर करने के लिए काफी मजबूत थी। राक्षस का हमला बेले के काउंटर पर हुआ, लेकिन बेले को यह हवा और चाहिए थी। उसका वार सीधे जीव के शरीर में घुस गया और ब्लेड के कटते ही वो उड़ गया। आखिरकार राक्षस को हरा दिया गया। उस वार के बाद वो पूरी तरह से लड़ाई से बाहर हो गया। उसका शरीर आधे में बट गया था। रेजर को यकीन नहीं हो रहा था कि लड़के ने ऐसा कुछ कर दिखाया है। जब बेले नाव पर वापस आया तो उसने स्पेंसर को साफ कर दिया कि उसके पिछले कामों के लिए अगला नंबर स्पेंसर का है। जेन के नौकर को पहले से ही अंदाजा था कि ये लड़का उसके मालिक के लिए एक बड़ी मुसीबत बनेगा। इतनी ताकत देखने के बाद भी स्पेंसर बेले को मरवाना चाहता था। उसने तल्ख शब्दों में कहा कि कोई नाजायज बच्चा कभी B- लेवल के पैलेडिन को नहीं हरा सकता। जैसे ही बेले आगे बढ़ी, स्पेंसर को हैरानी हुई कि वो अभी भी जीत सकता है। चूंकि उसने पहले भी स्पेंसर पर हमला किया था, बेले को लगा कि वो अंदर ही अंदर डरा हुआ है। कुछ देर के लिए दोनों शूरवीरों ने एक माइनस दूसरे का आंकलन किया। फिर दोनों ने हमला किया। आखिरकार उनके हथियार आपस में टकराए। पहले तो बेले को कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन रेजर ने जल्द ही अपनी ताकत का अंतर दिखा दिया और लड़के को पीछे हटा दिया। एक योद्धा दूसरे से ज्यादा ताकतवर था। रेजर को लगा कि अकेले इसी से लड़ाई का फैसला हो जाएगा, लेकिन बेले ने अपनी तलवार की खास ताकत का इस्तेमाल करके उस पर एक हल्का ब्लेड फेंका। ये जानते हुए कि ब्लेड कितने खतरनाक थे, रेजर तुरंत गंभीर हो गया। एक ही ब्लेड आने से उसे रोकना आसान लग रहा था, लेकिन बेले ने उसे अपने ब्लाइंड स्पॉट पर वार करने के लिए एक जाल के तौर पर बिछाया था। रेजर ने अपने दिव्य हथियार कौशल का इस्तेमाल किया और लाइट ब्लेड को नष्ट कर दिया। जैसे वो फीका पड़ता गया, उसे यकीन हो गया कि बेले उस पर कभी असली वार नहीं कर पाएगी। अब तक लड़ाई बराबरी की लग रही थी लेकिन B- लेवल के पैलेडिन को हराना कभी आसान नहीं होने वाला था। बेले का मैना उन सभी कौशलों से तेजी से खत्म हो रहा था। उसके पास सिर्फ एक आखिरी तलवार बची थी। रेजर के अनुभव ने उसे बताया कि लड़का हमेशा उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए उसने उसे खत्म करने की पूरी कोशिश की। उसका पहला वार वैसा नहीं हुआ जैसा वो चाहता था, लेकिन अगला वार और उसके बाद का कॉम्बो साफ तौर पर लगा। बेले का शरीर अभी भी जवान था और पूरी तरह से विकसित नहीं था, इसलिए वो उस तरह का वार नहीं सह सकती थी। उन दोनों के बीच ताकत का अंतर एक बड़ा फायदा बन रहा था। वो इसे खत्म करने के लिए युगों का उपयोग कर सकता था, लेकिन उसे अंधेरे में फंसने का डर था। इसलिए उसने हथियार बदल लिए और रेजर पर लगातार गोलियां बरसाईं, लेकिन रेजर ने सभी को चकमा दे दिया। बेले को बस इसी मौके का इंतजार था। रेजर को उसकी चाल समझ आ गई और उसे लगा कि बेले के पास इतनी फुर्ती नहीं है कि वो उसे कामयाब बना सके, लेकिन उसे अगले कदम की उम्मीद नहीं थी। उन गोलियों के झटके का फायदा उठाकर बेले ने और भी तेजी से दूरी बना ली, जिससे उसका वार जल्दी लग गया। उसने रेजर का सिर लगभग काट दिया था, लेकिन इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। गुस्से को बढ़ता देख बेले को एहसास हुआ कि उसकी चाल कामयाब हो रही है, क्योंकि आखिरी लाइट ब्लेड रेजर के पीछे से निकली थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, और इस तरह के घाव का मतलब था कि उसके लिए लड़ाई खत्म हो गई। रेजर को एहसास हुआ कि उसने लड़के की चाल को पूरी तरह से गलत समझा था। उसे पता था कि उसका दुश्मन अब और नहीं लड़ सकता। बेले शांति से उसके पास गई और उसे बताया कि अब लड़ाई खत्म हो गई है। उसने उसे यह भी चेतावनी दी कि वो कोई भी लापरवाही न बरते, लेकिन रेजर ने हार मानने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे विश्वास था कि बेले ने उसके मालिक जेन के भविष्य को खतरे में डाल दिया है, इसलिए लड़के को यही रोकना होगा। ये सुनकर बेले ने पूछा कि वो अपने भाई के प्रति इतना वफादार क्यों है। इस सवाल ने रेजर को एक पुरानी याद दिला दी। उस युद्ध में वो बुरी तरह टूट गया था। उसमें कोई ताकत नहीं बची थी और वो हिल भी नहीं सकता था। यही उसकी सीमा थी।
तभी एक आदमी उसके पास आया और उसके क्षत माइनस विकसित शरीर के पास रुक गया। उसे लगा कि वह उन सभी अपराधों के पीछे का भाड़े का व्यक्ति है। अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत से रेजर ने उसकी ओर देखने की कोशिश की। उस युवक ने एक छोटा फ्लास्क खोला और उसे घायल आदमी पर उड़ेल दिया। उसने रेजर से कहा कि ये उसके लिए भाग्यशाली दिन है क्योंकि अब से वो उसका है। यही कारण था कि रेजर इतना वफादार था। जेन ने उसे स्वीकार कर लिया था और रेजर को विश्वास था कि उसे उसकी इस दयालुता का बदला चुकाना होगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। फिर उसने बेले द्वारा मंगाई गई लाइट ब्लेड को नष्ट कर दिया। टूटे हुए अवशेष जमीन पर गिर गए। बेले को एहसास हुआ कि उसके दुश्मन ने पहले ही तय कर लिया था कि ये कैसे खत्म होगा। उसने सोचा था कि रेजर एक अपराधी है, लेकिन अब वो एक योद्धा के रूप में उसके वादे का सम्मान करता है। अब से वे पूरी ताकत से लड़ेंगे। रेजर अभी भी गुस्से से जल रहा था और द्वंद्व जारी रखने के लिए तैयार था, लेकिन बेले ने उसकी क्षमता पहले ही देख ली थी। ये शक्तिशाली थी, लेकिन इसे चार्ज करने के लिए समय चाहिए था। इसलिए बेले ने पहले हमला करने का फैसला किया। उसने तुरंत हमला शुरू कर दिया। जैसे ही बेले करीब आई, रेजर अचानक एक चाल से चौंक गया। उसके प्रतिद्वंद्वी का घुटना उसके ऊपर आ गया और उसे एहसास हुआ कि उसे एक राक्षस ने बेवकूफ बनाया है। अब वो हार के कगार पर था। खुद को संभालते हुए उसने चेतावनी दी कि ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उसने एक आखिरी मौका बचाया था। एक छोटा तलवार का टुकड़ा अभी भी वहीं था और उसने बेले की पीठ को एक सिरे से दूसरे सिरे तक चीर दिया। उस आखिरी वार ने बेले को हिलने में असमर्थ कर दिया। रेजर ने सोचा था कि उसने हर ब्लेड को नष्ट कर दिया है, लेकिन दुख की बात है कि वो इस बारे में गलत था। बेले ने बस ऐसा ही दिखाया था। इस चाल ने उसे अपनी जीत की योजना बनाने में मदद की। ऐसा लग रहा था कि बेले में रेजर से ज्यादा युद्ध की समझ है, जिसका कोई मतलब नहीं था। अगर रेजर ने आखिरी कार्ड नहीं रखा होता तो वो निश्चित रूप से हार जाता। फिर भी अंशपा यतिश्मा बेले ने रेजर को हराया, जो बी- लेवल का पैलेडिन था। इससे साबित हुआ कि वो कितना बड़ा हो गया था। जहाज तब तक चलता रहा जब तक कि वो आखिरकार महाद्वीप के शहर में नहीं पहुंच गया। स्ट्रॉ अपने प्यारे भाई को खोज रही थी, लेकिन वो अभी भी उसे नहीं पा सकी। वो महल में देखती रही, फिर भी उसका कोई पता नहीं था। फिर भी वो तब तक नहीं रुकी जब तक कि उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि क्या वो अभी तक वापस नहीं आया। समस्या ये थी कि वो जिस काम के लिए गया था वो पहले ही हो जाना चाहिए था। तभी उसे कुछ खुले दरवाजे दिखाई दिए। ये लाइब्रेरी थी। उसका भाई शायद वहां हो सकता था, इसलिए वो उसे खोजने के लिए अंदर गई, लेकिन उसकी जगह कोई और था। जेन उसके सामने रुक गई, जिससे लड़की चौंक गई। हालांकि वे भाई माइनस बहन थे, लेकिन उसकी उपस्थिति डरावनी थी। वो डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसका अभिवादन करने की कोशिश की। जब उसने अपना मुंह खोला तो उस ठंडी निगाह के कारण उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसकी नजरें इतनी तेज थीं कि वो वहीं जम गई। जैसे ही वो आगे बढ़ा, जेन ने उसे बेकार कहा। घबराई हुई वो पीछे हटी और फिर किसी चीज से टकरा गई, जिससे उसे मुड़ना पड़ा। वो उसका भाई था। उसने उसे पा लिया था और जेन से पूछा था कि वो सारा के साथ क्या चाहता है, लेकिन जेन ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार वो शांत हो सकी। उसका भाई यहाँ था। उसे ये देखकर बहुत राहत मिली कि वो सुरक्षित वापस आ गया था, हालांकि उसे फिर से चोट लगी थी। बेले ने कहा कि इस बार उसका सामना एक शक्तिशाली दुश्मन से हुआ है, रेजर नाम का बी- लेवल पैलेडिन। ये सुनने के बाद भी जेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बेले ने बताया कि उसका जाल विफल हो गया था। जेन ने केवल इतना कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे उसके रास्ते में आने वाले छोटे पत्थर थे। इसमें वो मूर्ख लड़की भी शामिल थी जिसे वो अपनी बहन कहता था। इसके साथ ही उसने कहा कि वो आगे बढ़ता रहेगा। उसके पास कंकड़ पर समय बर्बाद करने के लिए नहीं था। लेकिन बेले को एक और बात कहनी थी। उसने अपने भाई से कहा कि वो ड्यूक की जगह का उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि जेन इस परिवार की रक्षा कभी नहीं कर सकता। जेन ने तुरंत मुड़कर उसे घूर कर देखा, जिससे कमरे में एक कठोर शत्रुतापूर्ण उपस्थिति छा गई। दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन बेले फिर भी नहीं हिली। जेन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो हंसा और बोला, शायद कभी माइनस कभार पेबल्स को देखना ही सही था। लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए उसने बेले से कहा कि जब चाहे उसे मारने की कोशिश कर सकती है। स्टरे उस बातचीत से बहुत हिल गया, लेकिन बेले ने उसे तुरंत शांत कर दिया। वो जानता था कि ये कितना डरावना था। वो दबाव अवास्तविक लग रहा था। उसका भाई वाकई एक अलग ही लेवल पर था। उन दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। अगर बेले उसे हराना चाहती थी तो उसे एकेडमी से ग्रेजुएट होने से पहले एक लेवल तक पहुंचना होगा। कुछ दिनों बाद उसके बैकपैक और तैयार थे। ड्यूक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था और लड़के को तैयार देखकर बेले ने उसके पिता को उसके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। चूंकि एकेडमी के छात्रों को बॉडीगार्ड की जरूरत होती है, इसलिए ड्यूक ने कहा कि वो उसके साथ एक बी- लेवल पैलेडिन भेजेगा। उस आदमी ने खुद को बेले की सेवा में समर्पित कर दिया। ये सुनकर बेले ने ड्यूक से एक और निवेदन किया, जिसने उसे बोलने दिया। बेले के पूछने से पहले ही उसकी बहन भी बैकपैक करके वहां आ गई। वो देर से आने के लिए माफी मांगती है और अपना सूटकेस घसीटती हुई ड्यूक के पास ले जाती है। बेले की निवेदन है कि उसकी बहन को भी यात्रा में साथ ले जाने दिया जाए। ड्यूक ने पूछा कि वो ऐसा क्यों चाहता है। बेले ने कहा कि वो सारा को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। वो चाहता है कि वे दोनों साथ रहें। ड्यूक ने मना कर दिया। अकादमी में केवल बॉडीगार्ड रखने की अनुमति है और बेले वहां खेलने नहीं बल्कि पढ़ाई करने जा रही थी। सारा ने फिर भी उसका मन बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे चुप करा दिया और उसे दोबारा न पूछने को कहा। इसलिए बेले ने एक और सुझाव दिया, उसे अपनी बॉडीगार्ड बना लो। उसने कहा कि सारा के साथ वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि A- लेवल के पैलेडिन को भी हरा सकता है। ड्यूक ने सोचा, लेकिन उसे जवाब मजेदार लगा। अंत में उसने बेले को अपनी मर्जी से जाने दिया। जल्द ही गाड़ी अकादमी के लिए रवाना हो गई। सारा रास्ते में हर चीज को देखकर हैरान रह गई। आखिरकार वे अकादमी पहुंच ही गए। वो जगह बहुत बड़ी और शानदार थी। सारा को अपने भाई
पर गर्व था कि वो यहाँ तक पहुंच गया। ये अकादमी केवल कुलीनों के लिए थी। बेले ने उसे अपने कमरे में पढ़ने के लिए कहा जबकि वो क्लास में था। हालांकि पहले उन्हें जमने की जरूरत थी। रास्ते में वे छात्रों से भिड़ंत करते मिले। यह केवल एक अभ्यास मैच था, लेकिन फिर भी देखने और सीखने का एक अच्छा मौका था। सारा को लगा कि वे मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन बेले बता सकती थी कि उनमें से अधिकांश केवल D- ले हैं। एक छात्र बाकी लोगों से अलग था और बेले ने उसे तुरंत पहचान लिया। फिर भी आकामा वो केवल C- ले था। आकामा बेले को पछाड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। जल्द ही मैच में केवल 2 छात्र बचे थे और उनमें से एक को यकीन था कि यह उसकी जीत होगी। वो दौड़कर अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए तैयार था। दूसरा लड़का पीछे नहीं हटा। उसने हमले को बहुत करीब आने दिया और सारा भी घबरा गई। फिर उसने इतनी तेजी से जवाबी हमला किया कि उसका प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से चौंक गया। बस एक बार ही काफी था। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसने किसी दैवीय हथियार का इस्तेमाल किया है। बेले ने उसे B- लेवल का माना, शायद खुद से भी ज्यादा ताकतवर। दूसरे छात्र भी दंग रह गए। रोथविंसर का प्रतिनिधि अविश्वसनीय था। उस नाम ने बेले को तुरंत सतर्क कर दिया, क्योंकि रोथविंसर उसके परिवार का पुराना दुश्मन था। इससे बेले और सारा भी उनकी दुश्मन बन गई। कुछ ही देर बाद अकादमी का प्रवेश समारोह शुरू हुआ। नए प्रथम वर्ष के छात्रों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। छात्र परिषद के अध्यक्ष ने भाषण दिया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें उम्मीद है कि ये नए छात्र वास्तव में शक्तिशाली होंगे। अल्बर्ट तीसरे वर्ष का था और उसके परिवार ने कई प्रसिद्ध योद्धा पैदा किए थे। बेले के पिछले जीवन में एशनफे वे कभी नहीं मिले थे, लेकिन वो जानता था कि अल्बर्ट 18 साल की उम्र में ही S लेवल पर पहुंच चुका था। इससे बेले को आश्चर्य हुआ कि क्या अल्बर्ट उस घटना से जुड़ा था। हो सकता है कि वो इसके पीछे के लोगों में से एक हो। छात्रों ने कानाफूसी की कि अल्बर्ट भयानक था और पहले से ही B- लेवल पर था। ऐसा लग रहा था कि परिषद के कई अन्य सदस्य भी उतने ही मजबूत थे। परिषद को वोट से नहीं चुना गया था। ये मार्शल टूर्नामेंट के शीर्ष 4 छात्रों से बना था और विजेता अध्यक्ष बन गया। इसमें कोई शक नहीं कि अल्बर्ट शक्तिशाली था। फिर भी बेले ये नहीं बता सकी कि क्या ये वही व्यक्ति था जिसने उसे सताया था। बाद में इस तरह के हमले को रोकने के लिए उसे अपने दुश्मनों को अपनी ताकत दिखानी होगी। चूंकि परिषद का चुनाव युद्ध कौशल के आधार पर किया गया था, इसलिए बेले ने फैसला किया कि वो भी इसमें शामिल होना चाहती है ताकि वो युद्ध में अल्बर्ट का सामना कर सके। बाद में क्लास में वो टीचर के आने का इंतजार कर रहा था। एक लड़का उसके पास आकर बैठा और पूछा कि क्या सीट भरी हुई है। बेले ने उसे बताया कि वो खाली है। लड़के ने अपना नाम लाइम फ्लेक्सल बताया और कहा कि उसे उम्मीद है कि अकादमी में उनका अच्छा समय बीतेगा, लेकिन बेले को एक महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई। उसका आखिरी नाम जाना माइनस पहचाना लग रहा था। लाइम ने बेले की प्रतिक्रिया देखी और उत्सुक हो गया। बेले ने इसे ये कहते हुए टाल दिया कि वो बस हैरान है। अब से कुछ साल बाद लाइम निजी बदला लेने के लिए रईसों का सफाया कर देगा और उसे नाइट ऑफ रिट्रीब्यूशन कहा जाएगा। हालांकि अभी वो उस भविष्य के रूप की छाया मात्र है। फिर लाइम ने बेले का नाम पूछा और बेले ने लगभग सच बता ही दिया, लेकिन उसे अपने पिता की चेतावनी याद आ गई कि अपने घर का खुलासा न करना। अगर लोगों को उसके परिवार का नाम पता चल जाता तो वे उसका पक्ष ले सकते थे और इससे खुद को साबित करने का उसका लक्ष्य बर्बाद हो जाता। तो उसने झूठा नाम लियाल स्लेयर रखा। उसने अल्बर्ट को हराने तक अपनी पहचान छुपाने की योजना बनाई। ये सुनकर लाइम ने सोचा कि बेले भी एक आम आदमी है। उनकी वर्दी के बैज से सामाजिक पद का पता चलता था। एक घेरे का मतलब आम आदमी और एक सितारे का मतलब कुलीन होता था। बेले ने पुष्टि की कि वो एक आम आदमी है और लाइम ने कहा कि वो भी एक आम आदमी है। इस अकादमी में कुलीन लोग बहुसंख्यक थे और आम लोग दुर्लभ थे। चूंकि वे एक ही क्लास में थे, लाइम को उम्मीद थी कि वे दोस्त बन सकते हैं। बेले को ये विचार पसंद आया। लाइम जैसा भविष्य का शूरवीर एक मजबूत सहयोगी बन सकता है। अपने पिछले जीवन में उसके कभी सच्चे दोस्त नहीं थे, इसलिए ये अजीब तरह से अच्छा लगा। तभी एक और लड़का आया। वो लाइम को पहले से जानता था और स्पष्ट रूप से उससे पंगा लेने आया था। वो रोजर था। उसने लाइम का मजाक उड़ाया और कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पुराना दोस्त यहाँ आएगा। उपहास का मतलब था कि अब बहुत हो गया। वो हमेशा की तरह उसे नीचा दिखाने लगा। लाइम ने जवाब दिया कि उसने बाकी लोगों की तरह प्रवेश परीक्षा पास कर ली है। रोजर ने नकली बधाई दी और लाइम और भी असहज हो गया। फिर रोजर ने झुककर कहा कि एथेना उसके जैसे लोगों के लिए नहीं है। वो तो एक आम आदमी है, इसलिए उसे अभी भी वहां से चले जाना चाहिए। लाइम पीछे हट गया, लेकिन रोजर ने कहा कि गुलामों को अपने मालिकों की आज्ञा माननी चाहिए और उसके जैसा कोई भी आदमी लाइम को सिर्फ बातों से ही कुचल सकता है। बेले ने बीच में आकर कहा कि अब बहुत हो गया। लाइम को तुरंत अपने नए दोस्त की चिंता सताने लगी। रोजर बेले की तरफ मुड़ा और जानना चाहा कि वो कौन है। फिर उसे एहसास हुआ कि बेले भी एक आम आदमी है। उसने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। बेले ने उसे जाने को कहा, चाहे कोई भी महान हो या नहीं। रोजर ने ऐसा अभिनय किया जैसे वो चला जाएगा, फिर अचानक उठा और लाइम को लात मार दी। बेले अपने नए दोस्त के पास गई और रोजर ने उसका पूरा मजा लिया। बेले ने उसे नाजायज संतान कहा, जिसे खुद को पैलेडिन कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो महान है तो उसे आम लोगों की रक्षा करनी है। रोजर ने उपहास करते हुए कहा कि गरीब लोग केवल महान लोगों के इस्तेमाल के लिए होते हैं। बेले ने उसे जवाब दिया कि उसकी सोच दयनीय है। एक काउंटी भी उतनी ही आसानी से हार सकती है जितनी एक आम आदमी। रोजर जादू का इस्तेमाल करने के लिए तैयार दिख रहा था और उसने पूछा कि क्या बेले लड़ना चाहती है। उसके हाथ में पहले से ही दिव्य अस्त्र था। ये जानते हुए कि ऐसा होने वाला है, बेले ने लाइम को वापस जाने को कहा। वो अपने दिव्य अस्त्र को बुलाने वाला था। जब रोजर ने उसे हैरानी से देखा तो बेले ने उसे चेताया कि वो उसे कुछ होश में लाने वाला है, लेकिन जैसे ही रोजर ने म्यान देखा वो और भी ज्यादा हंसने लगा। उसने उसे एक बेकार दिव्य अस्त्र बताया जो एक मक्खी को भी नहीं मार सकता। बेले ने जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो रोजर की कीमत एक मक्खी से भी कम होगी। एक आम आदमी द्वारा नीचा दिखाए जाने से नाराज रोजर ने इसे खत्म करने का फैसला किया। बेले उसे कोशिश करते देखने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अब तक पूरी क्लास देख रही थी
रोजर ने हमला किया जबकि बेले शांति से लड़ाई के लिए तैयार थी। वो अपने प्रतिद्वंद्वी की हरकतों पर कड़ी नजर रख रहा था। तभी उनके बीच एक हाथ दिखाई दिया और एक महिला झूठ बोलने वाली ने झड़प को रोक दिया। आवाज ने दोनों को इतना झकझोर दिया कि लड़ाई रुक गई। उसने उन्हें क्लास में झगड़ा न करने और सुनने के लिए कहा। बेले को नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन वो झूठा बोलती रही। फिर उसने खुद को सिला के रूप में पेश किया। वो हेल्पेज परिवार से थी जो रोजर से ऊपर के मार्क्वेज घराने से थी। तभी शिक्षक ने प्रवेश किया और सभी को बैठने के लिए कहा। क्लास शुरू हो रही थी। पहला पाठ प्रत्येक छात्र की शक्ति का परीक्षण था। अपने दिव्य हथियारों का उपयोग करके उन्हें गोलेम पर राक्षसों की तरह हमला करना था। पहला छात्र तलवार लेकर आया और पहले वार किया, लेकिन गोलेम बहुत मजबूत था। उसने केवल एक हल्का निशान छोड़ा और वो तुरंत ठीक हो गया। बेले ने तुरंत ये नोटिस किया और भी छात्रों ने बारी से हमला किया, लेकिन अधिकांश अभी भी केवल E- लेवल के थे और मुश्किल से ही एलिमेंटल डैमेज का इस्तेमाल कर सकते थे। फिर लाइम की बारी थी। रोजर ने उसका मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि उसके भाले में कोई जादू नहीं है और वो शायद वहां एकमात्र F- लेवल का छात्र है। लाइम ने हमला किया और भाले की नोक को निशाने पर मार दिया, लेकिन दूसरों की तरह उसे भी पीछे फेंक दिया गया। रोजर हंसा और उसे जादू का उपयोग न कर पाने के लिए बेकार कहा। लाइम ने जैसे ही खुद को ऊपर उठाया, रोजर ने आगे बढ़कर दिखाया कि असली ताकत कैसी होती है। उसका दिव्य हथियार आग की तरह जल रहा था। उसने आत्मविश्वास से हमला किया और उसकी दराती निशाने में जा घुसी, जिससे भारी नुकसान हुआ। कुछ छात्र प्रभावित हुए और शिक्षक ने उसे D- लेवल का कहकर सराहा। रोजर को लगा कि वो क्लास में सबसे अच्छा है। फिर गोरी लड़की की बारी आई। वो आखिरकार आगे आई और खेलने लगी। ध्वनि तरंगे जोर से टकराईं, पूरी क्लास हिल गई और रोजर से भी ज्यादा बुरी तरह से निशाने पर लगीं। वे दोनों बाकी सभी से बहुत ऊपर थीं। रोजर ने उसके साथ सिर्फ इसलिए विनम्रता से पेश आया क्योंकि उसका पद उससे ऊंचा था, ताकि वो कुलीनों की कृपा दृष्टि में बना रहे। उसने उससे कहा कि वो उसे परेशान न करे। अकादमी में सभी समान हैं, यहाँ उपाधियों का कोई मतलब नहीं है। रोजर स्पष्ट रूप से नाराज था। अगली बारी बेले की थी और रोजर को यकीन था कि आम आदमी हार जाएगा क्योंकि अकेले म्यान से कुछ नहीं हो सकता। बेले ने शांति से कहा कि वो म्यान का उपयोग नहीं करेगी। फिर कैलिबर्न को खींचकर हमला शुरू कर दिया। रोजर दंग रह गया। बेले के पास एक से अधिक दिव्य हथियार थे। गोरी लड़की भी हैरान थी और लाइम भी। हैरानी के बाद रोजर ने देखा कि कैलिबर्न के पास भी कोई जादू नहीं है। उसे उम्मीद थी कि बेले निशाने पर वार करेगी और बाकी लोगों की तरह खुद भी हार जाएगी। बेले ने उसे सिर्फ ध्यान से देखने को कहा और फिर हमला शुरू कर दिया। तेजी से हुए हमलों ने लक्ष्य को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जब उसने हमला खत्म किया तो उसके पास सिर्फ टुकड़े बचे थे। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर भी हैरान थी। बेले ने बिना जादू के गोलेम को काट डाला था। रोजर को यकीन नहीं हो रहा था कि एक आम इंसान इतना हुनरमंद हो सकता है। इस बीच लाइम अपने नए दोस्त को बधाई देने के लिए दौड़ कर आया। बेले ने उससे कहा कि ये इतना मुश्किल नहीं है और लाइम भी ये कर सकता है। लाइम हैरान रह गया क्योंकि वो अभी भी जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन बेले ने उसे याद दिलाया कि उसके दिव्य हथियार में बहुत ताकत है। अगर वो ऐसा करता रहा और हार नहीं मानी तो वो सबसे मजबूत पवित्र शूरवीर बन सकता है। ये सुनकर लाइम शर्मा गया। तभी गोरी लड़की उनके बीच आ गई और पूछा कि बेले इतनी प्रतिभाशाली कैसे है। वो उसके इतने करीब आ गई कि उसे अजीब लगने लगा। दूसरे छात्र भी इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि वे उसके वार का पता भी नहीं लगा सकते और एक छात्र ने अनुमान लगाया कि बेले की तलवार नए छात्रों में सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियार हो सकती है। रोजर ने ये सुना। घबराए हुए छात्र ने तुरंत अपनी बात बदल दी और कहा कि रोजर का हथियार उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। इससे रोजर और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। पाठ समाप्त हो गया और उन्हें बताया गया कि अगली कक्षा में एक फील्ड टेस्ट होगा जिसमें स्कूल के पीछे जंगल में राक्षसों का शिकार करना होगा। सभी को तैयार रहना था, लेकिन कक्षा अभी भी बेले के बारे में और जानना चाहती थी। रोजर ने अपने अंगरक्षक को बुलाया जो तुरंत आ गया। वो आदमी थका हुआ और बीमार लग रहा था। रोजर सुरक्षा के लिए एक परिचित लाया था और उसने कल के परीक्षण में इसका उपयोग करने की योजना बनाई। जब नाइट ने पूछा कि क्या वो वास्तव में कक्षा के दौरान इसका उपयोग करना चाहता है तो रोजर ने कहा कि ये ठीक है। नाइट ने उसकी हिम्मत की तारीफ की, जबकि रोजर ने आम लोगों और छोटे रईसों के चेहरों पर डर की कल्पना की। उसने उस घमंडी आम आदमी को सीधे नरक में भेजने की योजना बनाई। अगले दिन कक्षा अकादमी के बाहर तैयार हो गई। इलाके में राक्षस F- रैंक से शुरू हुए थे और कुछ E- रैंक के जानवर भी छोड़े गए थे। उनका मिशन आसान था, राक्षसों का शिकार करो और जो सबसे ज्यादा राक्षसों को मारेगा उसे अतिरिक्त अंक मिलेंगे। रोजर निश्चित रूप से कुछ करने वाला था। जैसे ही एक्सरसाइज शुरू हुई, सभी खुद को साबित करने के लिए दौड़ पड़े और गोरी लड़की ने बेले को पहले स्थान के लिए चुनौती दी। उसे नहीं पता था कि बेले पहले ही जीत जाएगी। वो चाहता था कि हर कोई उसकी ताकत देखे। लाइम ने उसके साथ रहने को कहा क्योंकि उसे अकेले लड़ने का भरोसा नहीं था। बेले मान गई, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वो पीछे नहीं हटेगी। वे जंगल में भागे और जल्द ही उन्हें कई राक्षस मिल गए। बेले के लिए वे कोई बड़ा खतरा नहीं थे। उसने उन्हें कागज की तरह काट दिया। बाकी क्लास भी कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन बेले ने पहले ही 15 राक्षसों को मार गिराया था और फिर भी कुछ खास नहीं लगा। लाइम अपने सहपाठियों की ताकत देखकर हैरान था, लेकिन बात करने का समय नहीं था। एक राक्षस उसके पीछे से निकल गया। बेले ने उसे फिर से बचाया और उसे सचेत रहने को कहा क्योंकि उम्मीद से ज्यादा राक्षस थे। लाइम जानता था कि उसे अपने डर को हराना है और बेहतर करना है। उनके आस माइनस पास बाकी लोग लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, लेकिन उसे लगा कि उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। जंगल में छिपा हुआ रोजर ईर्ष्या से देख रहा था। उसके हिसाब से वे आम लोग बहुत घमंडी थे, इसलिए उसने फैसला किया कि उन्हें अपनी जान से चुकाना होगा। उसने कुछ बुलाने के लिए एक डंडा उठाया और बेले ने तुरंत पास में एक जादुई घेरा बनते देखा। उसमें से कुछ निकल रहा था, आग को नियंत्रित करने वाला राक्षस। ये एक सैलामेंडर था, एक खतरनाक। जैसे ही वो दिखाई दिया, छात्र घबरा गए। उनमें से अधिकांश भाग गए, लेकिन बेले वहीं रुक गई। लाइम डर गया। राक्षस हमला करने के लिए पहले से ही तैयार था और वो डर के मारे जम गया। एक बार फिर
बेले को अपनी ढाल से आग की लपटों को रोककर उसे बचाना पड़ा। उसने लाइम को दूसरों के साथ भागने को कहा। बी माइनस रैंक वाले राक्षस को उस जंगल में कभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन बेले ने लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और उस पर अपनी हल्की तलवारें चलाईं। उन्होंने उसके तराजू को काट दिया। रोजर को उम्मीद नहीं थी कि बेले के पास इतनी अनोखी क्षमता होगी, इसलिए उसने दांव बढ़ाया और अपने शूरवीर को फिर से बुलाया। जैसे ही हल्की तलवारों ने सैलामेंडर को घेर लिया, लाइम हैरान होकर देखता रहा। बेले वास्तव में एक शक्तिशाली राक्षस को पीछे धकेल रही थी। बेले उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन नाइट ने बीच में आकर हमले को नाकाम कर दिया। बेले को तुरंत एहसास हुआ कि जंगल में कोई और है। नाइट आगे आया, उसके अनोखे हुनर की तारीफ की और बेले ने अंदाजा लगाया कि उसने सैलामेंडर को काबू कर लिया है। जब बेले ने पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो नाइट ने साफ जवाब दिया, वो बेले का सिर काटे बिना नहीं जाएगा। नाइट के हमला करते ही सैलामेंडर ने आग के गोले दागे। उनके वार आपस में टकराए, जिससे पूरा इलाका भाप से भर गया और बेले ने अपनी ढाल से उसे साफ कर दिया। लेकिन नाइट ने पहले से ही योजना बना रखी थी। उसने बेले की हल्की तलवारों को पानी की जेल में बंद कर दिया, जिससे उसकी क्षमता खत्म हो गई। इससे ये बात पक्की हो गई, ये बी माइनस रैंक का पलाडिन था। अब बेले दो मजबूत दुश्मनों के बीच फंस गई थी और दोनों ही हमला करते रहे। उसे एक साथ उनका मुकाबला करना था, एक वार को अपनी ढाल से रोकना था और दूसरे पर वार करना था। बेले के लिए भी ये बहुत ज्यादा था। लाइम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका दोस्त हार जाएगा। तभी उसने रोजर को जंगल में अपने परिवार के बुलाने वाले डंडे के साथ छिपा हुआ देखा और उसकी तरफ दौड़ा। रोजर हैरान रह गया। लाइम ने पूछा कि क्या वो परिचित उसका है और उससे कहा कि बेले के मरने से पहले रुक जाए। रोजर ने जवाब में उस पर हमला किया और उसे एक बेकार और कमजोर इंसान बताया जो किसी की मदद नहीं कर सकता। लाइम को बचपन की ट्रेनिंग, जादू का इस्तेमाल न कर पाना और रोजर द्वारा उसे अपमानित किए जाने की बातें याद आईं, लेकिन इस बार वो उठ खड़ा हुआ। बेले के शब्द उसके दिमाग में फिर से आ गए। पहली बार उसे वाकई हौसला मिला। उसने तय कर लिया था कि वो अपने दोस्त को बचाएगा। रोजर उस पर हंसा। बेशक कोई कीड़ा उसे हरा नहीं सकता। लाइम ने उसे जवाब दिया और चुप रहने को कहा और खुद के लिए उसकी कीमत तय करना बंद करने को कहा। पहली बार रोजर असहज दिखा, हालांकि उसने फिर भी कहा कि लाइम सिर्फ इसलिए नहीं जीत जाएगा क्योंकि वो अब जादू का इस्तेमाल कर सकता है। लाइम ने माना कि सिर्फ जादू ही काफी नहीं है। रोजर ने उसे मारने के लिए अपनी तलवार आगे बढ़ाई, लेकिन लाइम आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके भाले ने आग की लपटों को जमा दिया और पूरी तरह से खत्म कर दिया। रोजर ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। अब यह स्पष्ट हो गया था कि असली कूड़ा कौन था और रोजर और भी अधिक क्रोधित हो गया, सीधे लाइम पर हमला कर दिया। लेकिन लाइम का भाला अधिक मजबूत था और उसने वार को ठंडा कर दिया। उनके हथियार एक साथ जुड़ गए। रोजर को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन लाइम को यकीन हो गया। बर्फ से उसने रोजर के दिव्य हथियार को चकनाचूर कर दिया और उसे उसके घुटनों पर गिरा दिया। रोजर एक F- रैंक वाले पैलाडिन से हारना स्वीकार नहीं कर सका। लाइम को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कभी इतने दयनीय व्यक्ति से डर गया था। अब उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने रोजर से समनिंग स्टाफ को सौंपने के लिए कहा और रोजर ने पूछा कि क्या वो समझता है कि वो क्या कर रहा है। उसने डींग मारी कि उसका परिवार लाइम के पूरे परिवार को खत्म करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन रोजर को अभी भी समझ नहीं आया कि उसकी स्थिति कितनी खराब है। लाइम ने उसके पैरों को ठंड से बचाते हुए उसे समझाने की कोशिश की, फिर उसे फिर से स्टाफ सौंपने का आदेश दिया। रोजर ने अपने घमंड को तोड़कर उसे सौंप दिया। उसने बख्शने की भीख मांगी और वादा किया कि वो फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसे बुरी तरह पीटा और अपमानित किया जा चुका था। अब लाठी लाइम के हाथ में थी। उसने रोजर को चेताया कि वो उससे और बेले से दूर रहे, वरना हालात और खराब हो सकते हैं। लाइम ने आखिरकार अपनी सतर्कता थोड़ी कम की, लेकिन रोजर अभी भी मौके की तलाश में था। उसके हथियार की चेन काफी करीब थी और अचानक दूर का सिरा चमकने लगा। वो चुपके से हमला करने की कोशिश कर रहा था। रोजर को लगा कि वो अभी भी जीत सकता है, लेकिन लाइम ने इसे आते देखा और आसानी से सस्ते वार को रोक दिया। ये एक दयनीय चाल थी। फिर लाइम ने मौके पर ही समनिंग स्टाफ को नष्ट कर दिया, जिससे रोजर अवाक रह गया। उसी समय सैलामेंडर धीरे गायब होने लगा। शूरवीर को तुरंत एहसास हुआ कि उसके स्वामी के साथ कुछ हुआ है। दूर से उसने देखा कि रोजर को वश में कर लिया गया है, इसलिए वो दूसरे आम आदमी की ओर मुड़ा, लेकिन वो अभी भी स्वतंत्र रूप से हिल नहीं सकता था। उसके पास ध्यान हटाने के लिए कोई जगह नहीं थी। बेले को पहले ही पता चल गया था कि हर चीज के पीछे कौन है। शूरवीर ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन निष्पक्ष लड़ाई में उसकी एक न चली। वो अब बस गुस्से में आकर वार कर रहा था, हर बार चूक रहा था। उसकी स्थिति और खराब होती जा रही थी। बी- रैंक के शूरवीर होने के बावजूद भी वह उस क्लास में सबसे निचले पायदान पर था। बेले ने उसके पास आकर अपनी तलवार की मूठ से उसके सिर पर वार किया। दोनों के हुनर में बहुत अंतर था। बेले ने उससे कहा कि उसे शिक्षक के हवाले कर दिया जाएगा, इसलिए शूरवीर ने एक आखिरी चाल चली। वो जमीन पर गिर गया और दया की भीख मांगी। तभी अचानक बेले रुक गया। शूरवीर ने कहा कि उसने केवल अपने गुरु के आदेशों का पालन किया था और कहा था कि एक महान व्यक्ति का अपमान करना आसान नहीं है। बेले की माफी पाने के बाद उसे चौंकाने के लिए उसे इसी बहाने की जरूरत थी। उसने बेले को धन्यवाद दिया, लेकिन तुरंत उसे धोखा देने के लिए तैयार हो गया। तब बेले ने खुलासा किया कि वो केवल उसके झांसे में आने का नाटक कर रहा था और उसने अपनी तलवार उठाई। उसे पहले से ही इस चाल का अंदाजा था। लाइम दौड़कर अपने दोस्त के पास गया और पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। बेल को पता था कि लाइम की मदद से हालात और बिगड़ने से बच गए थे। लाइम ने कहा कि वो बस एहसान चुका रहा था। उस हाथ मिलाने से उनकी दोस्ती पक्की हो गई। जल्द ही दूसरे छात्र भी आ गए और उन्हें धन्यवाद दिया। वे हैरान थे कि बेले ने B- रैंक वाले नाइट को हराया था, लेकिन इतना ही नहीं हुआ था। वो नाइट रोजर के साथ काम कर रहा था और फायर सैलामेंडर उनसे बंधा हुआ था। वो वाकई एक घटिया इंसान था।
इस सब के कारण लाइम की दूसरे छात्रों ने तारीफ करनी शुरू कर दी। अंत में वो वाकई ताकतवर था। लाइम ने तारीफ के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और इसके बारे में विनम्र भी रहा। उन्होंने उससे कहा कि वो एक दिन अच्छा जरूर बनेगा। किसी ने दूर से पूरी घटना देखी थी और गोरी लड़की को वो सब बहुत पसंद आया जो उसने देखा था। उसे पता चल गया था कि लड़के की दिव्य शक्ति कैसे काम करती है। अब उसका काम आखिरकार पूरा हो गया था और रोजर को अपने किए का हिसाब देना होगा। गलियारे के आखिर में लड़की उनका इंतजार कर रही थी। वो नायक से बात करना चाहती थी। जब उसने उसे देखा तो उसे याद आया कि उसका नाम सिला है। उसने पूछा कि वो क्या चाहती है और उसने एवलॉन का नाम लिया जो उसके दिव्य हथियार का नाम था। ये सुनकर वो तुरंत चौंक गया। वो ये भी जानती थी कि यह एक पवित्र हथियार है जिसका इस्तेमाल अतीत के नायक करते थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे एवलॉन के बारे में कुछ भी कैसे पता है। उसके चेहरे पर एक नजर डालते ही उसे पता चल गया कि वो सही थी। वो पहली व्यक्ति थी जिसने पहचाना था कि वो दिव्य हथियार वास्तव में क्या है। उसके आने का कारण सरल था। नायक घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपने हाथ जोड़े और विनम्रतापूर्वक झुककर पूछा कि क्या वो हथियार देख सकती है। उसे निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। वो हमेशा से नायक के हथियार की प्रशंसा करती थी और बस उसे खुद देखना चाहती थी क्योंकि ये एक हानिरहित अनुरोध था। उसने उसे म्यान दिखाया। वो चकित थी। उसके लिए ये विश्वास करना कठिन था कि ये वास्तविक है। उसने पूछा कि उसे इसके बारे में कैसे पता है और उसने बताया कि उसकी मां के परिवार में एक नायक के बारे में एक किंवदंती थी जिसके पास एक म्यान था जिसमें कई हथियार थे। हो सकता है कि उसके पूर्ववर्ती में से कोई उसके परिवार का हिस्सा रहा हो। लाइम को अभी भी ये सब समझ नहीं आया, लेकिन उसे एक बात समझ में आ गई। उसके दोस्त के पास दिव्य हथियार थे। सिला बहुत खुश थी कि उसका एक सपना सच हो गया था और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उसने तीनों को साथ में घूमने का सुझाव दिया। उसे शहर में एक अच्छा कैफे पता था और उसने सोचा कि सबको वहां जाना चाहिए। लाइम को ये आइडिया बहुत पसंद आया और नायक को भी शहर घूमने का आइडिया अच्छा लगा। वो मान गया, लेकिन उसने कहा कि वो अपने साथ किसी को भी लाएगा। कुछ ही देर में तीनों एक साथ कैफे में बैठे थे। सारा को स्ट्रॉबेरी पाई बहुत पसंद आई। बेले को भी अपनी बहन को इसका आनंद लेते देखकर खुशी हुई। सा को उम्मीद नहीं थी कि नायक की इतनी सुंदर बहन होगी और सारा की तारीफ सुनकर वो शर्मा गई। उसे खुद का आनंद लेते देखकर नायक और भी खुश हो गया। उसे भी बहुत मजा आ रहा था। उसके पिछले जन्म में ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर गोरी लड़की ने सभी को सुनने के लिए कहा। वो उनके लिए एक गाना बजाने वाली थी। दिव्य हथियार से संगीत सुनना रोमांचक लग रहा था, लेकिन जब उसने अपने झूठ बोलने वाले का गाना शुरू किया तो ये वाकई बहुत भयानक था। वो इसमें बहुत खराब थी। सा को पता था कि वो बहुत खराब लग रही थी। वो बस अपने दोस्तों को हंसाने की कोशिश कर रही थी और ये काम कर गया क्योंकि सभी को ये बहुत मजेदार लगा और उन्होंने उसे जारी रखने के लिए कहा। फिर उसने लाइम की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसे भी गाना होगा। दोनों ने मिलकर पूरे कैफे का मनोरंजन किया। किसी तरह ये उसके लिए वाकई एक मजेदार शो बन गया। वे दोनों उसके पहले सच्चे दोस्त थे। बाद में बाहर वे अभी भी इस बारे में बात कर रहे थे कि ये कितना मजेदार था। फिर सा ने कहा कि वो सारा को कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंग पर ले जाना चाहती है। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन अकेली जाए, लेकिन उसके दोस्त ने उससे कहा कि ये लड़कियों का काम है। इससे नायक बहुत निराश हो गया। वो बस उनसे यही पूछ सकता था कि अगर कुछ हो तो उसे बताना। सा को पता था कि वो एक अच्छा भाई है और सारा ने पूछा कि क्या उसके कोई भाई माइनस बहन है। उसका मूड थोड़ा खराब हो गया क्योंकि उसने कहा कि उसका कोई भाई माइनस बहन नहीं है। तभी कोई सा को खोजने आया। उसका नाम एविल लेन था। वो होस्ट भाई माइनस बहनों के छात्र परिषद का सदस्य था। ये एक अजीब पुनर्मिलन था। उसे शायद थोड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन उसने उसे भाई के रूप में भी नहीं देखा। वो उसे ट्रेनिंग के लिए घसीटने आया था क्योंकि अगर उसका दिव्य अस्त्र सिद्ध हो जाता तो वो उसके काम आता। उसने उसे याद दिलाया कि उसे युद्ध लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और कहा कि ये रवैया एक बड़ी समस्या है। ऐसा लग रहा था कि वो उसे जबरदस्ती ले जाने के लिए तैयार है। उसकी हथेली से खून बहने लगा और फिर एक तेज धार बहने लगी। सारा ये दृश्य देखकर घबरा गई और लड़के ने उस खून को अपने हिसाब से नियंत्रित किया, इसलिए उसके दिव्य अस्त्र ने खून का इस्तेमाल किया। सा ने अपनी अंगरक्षक मैरी को बुलाया, लेकिन चीजें पहले से ही उसके नियंत्रण में थीं। जब उसने पीछे देखा तो उसके अंगरक्षक को मार दिया गया था। इससे सब कुछ और भी बदतर हो गया। उसके भाई ने कहा कि वे अब जा रहे हैं और उसने सारा को भागने के लिए कहा क्योंकि ये खतरनाक हो रहा था। सा ने अपने हथियार से खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो हमले को रोक नहीं पाई। उसे एहसास हुआ कि वो मदद के लिए पुकार सकती है। उसे पता था कि उसे ये उपवास खत्म करना होगा, इसलिए वो तुरंत इसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। सारा पर वार होने वाला था, लेकिन नायक के दोस्त ने उसे बचा लिया। सा ज्यादा वार करने के कारण जमीन पर गिर गई। ये लापरवाही थी और अब वो और विरोध नहीं कर सकती थी। उसके भाई ने उसे अपनी शक्ति से पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। सारा अभी भी डर से कांप रही थी और गोरी लड़की बेहोश हो चुकी थी और ये सब उसके अपने भाई के कारण हुआ। घबराई हुई सारा ने नायक को बुलाया। वो तुरंत दौड़कर आया और लड़के के खून से लथपथ जाल को चीर दिया। इस तरह के व्यवधान से वो पूरी तरह से हैरान रह गया और सम्मुक्त हो गई। ये देखकर सारा की सांसें चल निकली। नायक ने जानना चाहा कि ये लड़का अपने दोस्त के साथ क्या चाहता है। उनकी शांतिपूर्ण सैर बर्बाद हो गई थी। अजनबी ने पूछा कि क्या नायक उसकी बहन का दोस्त है, लेकिन उसने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। नायक ने बेले से कहा कि वो लड़कियों पर नजर रखे क्योंकि उसे किसी को पीटना है और वो उसे अभी संभालने जा रहा है। इस साहसिक जवाब ने उस लड़के को स्पष्ट रूप से चौंका दिया। उसने चेतावनी दी कि सल्फा की रक्षा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अपनी तलवार से उन हमलों को काटना आसान था और इसने उसे प्रभावित किया। नायक के लिए एक दोस्त की मदद करना स्वाभाविक बात थी। जब उसने वार किया तो उस आदमी ने खून से बनी ढाल से उसे रोक दिया और कहा कि यह समय की बर्बादी है। वो ढाल वाकई बहुत मजबूत थी। उसे तलवार से नहीं तोड़ा जा सकता था और वो यहाँ अपना मैना बर्बाद नहीं कर सकता था। वो आदमी एक और हमला करने वाला था, लेकिन नायक ने उसे चकमा दे दिया। अब चिढ़कर दुश्मन ने कहा कि वो इसे जल्दी खत्म कर देगा। फिर एक साथ कई वार किए। फिर भी उन्हें पढ़ना आसान था। फिर नायक ने फायर स्पिटर निकाला।
ये देखकर कि उसके पास एक से अधिक दिव्य हथियार हैं, दुश्मन समझ गया कि ये कोई सामान्य प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अब हमला करने की बारी नायक की थी और उसने उस पर आने वाले हर वार को नाकाम कर दिया। लड़ाई गतिरोध पर पहुंच गई थी। उसके हमलों को रोकने से चीजें और भी कठिन हो गईं, लेकिन वो अभी भी अपनी बहन को पकड़ने का इरादा रखता था। उसने खून से एक भाला बनाया, ये दावा करते हुए कि उसकी अगली चाल से लड़ाई खत्म हो जाएगी। नायक ने कहा कि वो सही था, ऐसा ही होगा। दोनों ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। फिर छत से आवाजें आईं कि लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि नए लोग आ रहे हैं। उनमें से एक इतनी जोर से गिरा कि पत्थर की फुटपाथ टूट गई। वो दोनों के बीच में आकर अपनी ताकत दिखाने लगा और कहा कि वो भी इसमें शामिल होना चाहता है। नायक ने उसे छात्र परिषद के सदस्य के रूप में पहचाना। नीली दाढ़ी वाला लड़का जानना चाहता था कि झील वहां क्यों है, और झील ने कहा कि वो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा सख्ती कर रहा था। उनके साथ मौजूद लड़की ने उसके व्यवहार को शर्मनाक बताया और उसे बहुत कमजोर कहकर उसका मजाक उड़ाया। अपने दो साथियों को देखने के बाद उसने आखिरकार हमला करना बंद कर दिया। हालांकि झील चाहता था कि लड़ाई थोड़ी और चलती। जब उसने कहा कि उन्हें पूरी ताकत लगानी चाहिए तो उसका पूरा शरीर चमकने लगा। फिर कवच ने उसे सिर से पांव तक ढक लिया। वो बहुत बड़ा था और उसकी उपस्थिति बहुत दमदार थी। लड़की ने ताकतवर आदमी को अपना काम करने के लिए कहा और उसने कई जंजीरें मंगवाईं, ऐसा इसलिए ताकि वो कुछ भी गलत करने की कोशिश न कर सके। वे लड़ाई जारी रखने के लिए नहीं आए थे। उस जादुई शक्ति को महसूस करते हुए नायक को एहसास हुआ कि वो बहुत ताकतवर है। फिर भी झील ने थोड़े से प्रयास से जंजीरों को तोड़ दिया। उसने कहा कि एवलिन को छात्र परिषद और अल्बर्ट की कंपनी दोनों के साथ काम करना था। इसी वजह से उसे 1 महीने के जंगल के अभियान पर भेजा जा रहा था, जो तुरंत शुरू हो गया। समझ गया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जाते समय उसने चेतावनी दी कि वो 1 महीने में अपनी बहन के लिए वापस आएगा। लड़की ने हाथ हिलाया और उसे एक कमजोर नौसिखिया कहा। कम से कम वे सभी चले गए थे। छात्र परिषद वास्तव में राक्षसों से भरी हुई थी। उसके बाद उसने ये सुनिश्चित करने के लिए जांच की कि उसके दोस्त सुरक्षित हैं। सिला ने कहा कि उसे चोट नहीं लगी है और उसे इसमें घसीटने के लिए माफी मांगी। उसने उससे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो वास्तव में जानना चाहता था कि वो और उसका भाई क्यों लड़ रहे थे। कारण सरल था, वो उसे अगले उत्तराधिकारी के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। स्नातक होने के बाद उसने अज्ञात क्षेत्रों पर आक्रमण करके अपनी भूमि का विस्तार करने की योजना बनाई। लाइन को पता था कि वे स्थान खतरनाक राक्षसों से भरे हुए थे। उसके भाई का मानना था कि उसका दिव्य हथियार उस युद्ध में एक बड़ी संपत्ति होगी, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहती थी। वो मजबूत बनना चाहती थी और खुद उत्तराधिकारी बनना चाहती थी। इस तरह वो बिल्कुल नायक की तरह थी। समस्या ये थी कि वो अभी भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो उसे हराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। सारा असहमत थी। सिला ने उसकी रक्षा की थी। ये शब्द उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी जला रहे थे। सारा अपने किए पर बहुत आभारी थी। नायक भी उसे धन्यवाद देना चाहता था, इसलिए वो उसके पास गया। किसी को बचाना ही असली ताकत होती है। पहले वो ऐसा नहीं कर पाया था। उसने उससे कहा कि वो खुद पर भरोसा रखे। अगर वो अभी भी काफी मजबूत नहीं है तो वो ट्रेनिंग ले सकती है। लाइम ने कहा कि वो भी उसकी मदद करेगी। पहले तो सिला को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, लेकिन वो अपने नए दोस्तों के लिए वाकई आभारी थी। नायक जानता था कि आखिरी हमले से उसकी मौत हो सकती थी। 1 महीने में उसका भाई वापस आ जाएगा, इसलिए बेले को और मजबूत होना होगा। ऐसा करने के लिए उसे अपनी अनोखी क्षमता को अनलॉक करने की जरूरत थी। इसका मतलब था कॉमेडियन से बात करना। उसे नई शक्तियां हासिल करने के लिए पूर्ववर्तियों की अनुमति की जरूरत थी, इसलिए उसे उस जगह पर लौटना पड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। म्यान में मैना डालते हुए अन्य पूर्ववर्तियों ने उसका स्वागत किया। उन्हें आखिरी बार मिले हुए काफी समय हो गया था। वो एक अनुरोध लेकर आया था, लेकिन वे पहले से ही जानते थे कि वो क्या चाहता है, क्योंकि उन्होंने पूरी पिछली लड़ाई देखी थी। वो खून से बनी कलाकृति परेशान करने वाली थी। वो आदमी उसे जैसा चाहे वैसा आकार दे सकता था। एक तरह से ये एवलॉन जैसा ही था। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर कॉमेडियन ने कहा कि अगर वो उस खून को जला सकता है तो पूरी समस्या हल हो जाएगी। लड़का मान गया और यही कारण था कि वो अपनी अनोखी क्षमता चाहता था। कॉमेडियन तुरंत सहमत हो गया। फिर दिखाया कि ये सिर्फ एक और मजाक था। वो वास्तव में इसके लिए जीता है। शार्लेट ने उसे बकवास बंद करने के लिए कहा। फिर भी वो शक्ति अभी बेले की पहुंच से बाहर है। ये अद्भुत है, लेकिन ये जादू से बहुत तेजी से जलती है। अगर उसने अभी कोशिश की तो वो लगभग एक ही बार में खुद को खाली कर देगा। इसलिए कॉमेडियन ने एक शर्त रखी। रीमैच से पहले बेले को एक दिन में 300 शॉट फायर करने थे। उसके बाद ही वो क्षमता सौंपने के बारे में सोचेगा। ये असंभव लग रहा था। बेले एक दिन में मुश्किल से 100 शॉट तक ही पहुंच पाती थी। कॉमेडियन को बहानों की परवाह नहीं थी। इसे खत्म करो फिर वापस आओ, ये कहकर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। बेले को उसके शरीर में वापस फेंक दिया गया। अब उसे यकीन हो गया कि कॉमेडियन मजाकिया और क्रूर है। उसे जल्दी ही असली समस्या का पता चल गया। उस हुनर को इस्तेमाल करने के लिए उसे अब से 3 गुना ज्यादा जादू की जरूरत होगी। यहाँ तक कि उसके पहले के लोगों को भी लगा कि ये चुनौती नामुमकिन है। उसके पास अपने जादू को इतना बढ़ाने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं था। फिर भी वे देखना चाहते थे कि वो कितना आगे जा सकता है। अगर वो मजबूत नहीं हुआ तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। बेले जंगल में गया और गोलीबारी शुरू कर दी। उसने कुछ राक्षसों को भी मार गिराया। ये काम कठिन नहीं था, लेकिन ये बहुत क्रूर था। क्योंकि राक्षसों का शिकार करना ही उसके जादू को बढ़ाने का एकमात्र तरीका था, इसलिए वो हर उस चीज के पीछे भागता रहा जो उसे मिलती। उसके दोस्त उसकी ताकत से हैरान थे। उनके आने से उन्हें भी मदद मिली। वे सभी मजबूत होना चाहते थे। इसी तरह उसने लाइम को भी अपने साथ मिला लिया। खुद को बेहतर बनाने की इच्छा डर से ज्यादा मजबूत थी। बेले के वाकई अच्छे दोस्त थे और इसी ने उसे आगे बढ़ाया। 100 शॉट्स के बाद वो खत्म हो गया।
शिकार करने से उसे थोड़ी ताकत मिली, लेकिन काफी नहीं। उसकी प्रगति अभी भी बहुत धीमी थी। तभी जंगल में एक भयानक दहाड़ गूंजी। ये किसी और की आवाज नहीं थी और बेले को चिंता हुई कि उसके दोस्त मुसीबत में हैं। जब उसने उस जानवर को देखा तो वो पहले ही नीचे गिर चुका था और उसके दो दोस्त उसके पास खड़े थे। वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। लड़की ने बेले की भूमिका की तारीफ की। बेले को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने वाकई उस चीज को मार गिराया है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था। वो समुद्र तल का एक राक्षस था जिसे वे संभाल नहीं सकते थे। चूंकि वे उसे सीधे नहीं हरा सकते थे, इसलिए उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। पहले उन्होंने उसे बर्फ में फंसाया, फिर उसने उस पर ध्वनि तरंगों से वार किया और बर्फ ने उस पर हमला किया। ये संयोजन अविश्वसनीय था। उन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। उस टीम वर्क का नतीजा देखकर बेले को भी एक आइडिया आया। अब वो जानता था कि और गोलियां कैसे चलानी है। तभी और राक्षस आ गए। पहले वाले की तरह ही ओर्क का एक पूरा झुंड। इतने सारे दुश्मन एक बड़ी समस्या होती, खासकर तब जब सभी थक चुके थे। लेकिन बेले ने एक चतुराई भरी चाल चली। वो फिर भी लड़ सकता था और उसके बाद उसने जो किया वो उनकी उम्मीद से परे था। जैसे ही वो भागा, लड़की को याद आया कि उसका काम अभी भी अधूरा है। उसे इतनी जल्दी लौटता देख उसके पूर्वज हैरान रह गए। हास्य कलाकार बेले डील के बारे में बहस करने आई थी, लेकिन बेले ने कहा कि उसने चैलेंज पहले ही पूरा कर लिया है। ये सुनकर सभी दंग रह गए। ऐसा नहीं हो सकता था कि वो एक दिन में ये कर पाए। और हास्य कलाकार ने उसे याद दिलाया कि वो वहां अकेला जोकर था। बेले पीछे नहीं हटी, इसलिए उन्होंने उसे लड़ाई में ये साबित करने को कहा। उसे युद्ध में वे सभी गोलियां चलानी थी। हालांकि जरूरत पड़ने पर वो दूसरे हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता था, बशर्ते कि वो डरे नहीं। बेले को वास्तव में ये चुनौती पसंद थी। वो बस संकेत का इंतजार कर रहा था। जैसे ही संकेत आता, मुकाबला शुरू हो जाता और हास्य कलाकार बेले की तरक्की देखने के लिए उत्सुक था। बड़े ने संकेत दिया। बेले ने पहले ही अपनी पिस्तौल तैयार कर ली थी, लेकिन हास्य कलाकार ने पहले गोली चला दी और उसे लग गई। उसने बेले का मजाक उड़ाया कि वो बहुत धीमी है। हथियार के मूल उपयोगकर्ता के सामने गति ही सब कुछ थी और हास्य कलाकार उससे तेज था। वो अब पूरी तरह से मजाक के मूड में था, लेकिन बेले का हारने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं और कॉमेडियन भी प्रभावित हुआ। शार्लेट ने माना कि बेले कमाल की है और अब उसे समझ में आया कि बड़े ने उसे क्यों ट्रेन करना चुना। बड़े को अपने स्टूडेंट पर गर्व था। फिर शर्मीले ने कहा कि असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है और शार्लेट को उसके कहने का तरीका पसंद नहीं आया। उसने उन्हें याद दिलाया कि असली सवाल ये था कि क्या बेले लगातार गोलियां चला सकती है। एडम भी मान गया कि 100 गोलियां काफी नहीं होंगी। बेले लगातार आगे बढ़ता रहा, लेकिन फिर भी कॉमेडियन को परेशान करने के लिए ये काफी नहीं था। उसने अपनी लय नहीं खोई। एडम ने बेले द्वारा चलाए गए हर शॉट को गिना 97। लड़ाई धीमी होती देख कॉमेडियन उसे खत्म करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बेले के पास एक और चाल थी। उसने अपनी ढाल निकाली, जिससे उसे थोड़ी और सुरक्षा मिली और कॉमेडियन को कुछ और सोचने पर मजबूर होना पड़ा। बेले पिस्तौल के जरिए हवा का भी इस्तेमाल करने वाली थी। कॉमेडियन ने पूछा कि ऐसा करने से क्या होगा। बेले ने जवाब दिया कि अब सामान्य गोलियां बेकार हैं। उसने हवा से अपने शॉट को और ताकतवर बना लिया, जिससे वो कॉमेडियन की मारक क्षमता से आगे निकल गया। कॉमेडियन भी ये सुनकर हैरान रह गया। इस कॉम्बो के साथ बेले कम जादू के साथ भी ज्यादा वार कर सकती थी। पहली बार कॉमेडियन वास्तव में दबाव में था। यहाँ तक कि बेले के गुरु ने भी इस चाल की उम्मीद नहीं की थी। शार्लेट ने जयकार करना शुरू कर दिया, ये उम्मीद करते हुए कि बेले कॉमेडियन को हरा देगी। उसने पूछा कि बेले ने शुरू से ही इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। बेले ने उसे याद दिलाया कि उसे पहले भी धोखा दिया जा चुका है। अब एहसान चुकाने की बारी उसकी थी। फिर भी उस चाल को छिपाकर रखने से सब कुछ हल नहीं होने वाला था। अब उसे गोलियों की बौछार से बचना था और लड़ाई फिर से बराबरी पर आ गई। बेले ने कॉमेडियन की पहली गोली पर वार कर दिया था और कॉमेडियन का जादू भी कम हो रहा था। बेले अपनी योजना पर अड़ा रहा। लड़ाई वाकई कड़ी हो गई थी। उसके प्रतिद्वंद्वी पर आखिरकार दबाव महसूस होने लगा था। इसे खत्म करने का समय आ गया था, लेकिन कॉमेडियन को हराना आसान नहीं था। वो अपनी लपटों के अंदर छिप गया, जिससे बेले के लिए यह बताना असंभव हो गया कि वो वास्तव में कहाँ है। ये जाने बिना कि गोलियां कहाँ से आ रही हैं, बेले पर फिर से वार किया गया। एक और गोली लगी और फिर एक और। जब तक वो उन लपटों में छिपा रहा, बेले पूरी तरह से घिरी रही। तो बेले ने हवा से आग को उड़ा दिया और आखिरकार कॉमेडियन की पोल खुल गई। वो अब और नहीं छुप सकता था। बेले के पास निशाना लगाने का एक आसान मौका था, लेकिन वो गोली नहीं चला सका। हालात बहुत खराब हो चुके थे। दूसरों को लगा कि उसका जादू खत्म हो गया है, जिससे वो पूरी तरह से खुला रह गया, लेकिन कॉमेडियन के पास भी गोलियां नहीं थी। फिर आखिरी मुकाबला हुआ और कॉमेडियन घुटनों के बल बैठ गया। उसे भी बेले की तरह ही किनारे पर धकेल दिया गया था। बेले ने 301 गोलियां चलाई थी। उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो बहुत कम अंतर से जीत गया। बेले की कड़ी लड़ाई देखकर कॉमेडियन वाकई खुश हुआ। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। बेले ने उसकी स्वीकृति पाली थी और हथियार की अनोखी क्षमता अब अनलॉक हो जाएगी। फिर उसने विनम्रता से बेले को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। बेले वास्तव में पहचाने जाने के लिए आभारी थी। उस दिव्य हथियार और एक नई क्षमता के गहरे ज्ञान के साथ उसे यकीन था कि वो उस कमीने को हरा सकता है। कॉमेडियन ईमानदारी से चाहता था कि उसका छात्र जीते। बेले ने वादा किया कि वो जीतेगा। कुछ दिन बीत गए और वो जंगल में प्रशिक्षण लेता रहा। उसे लगातार मजबूत होना था और धीरे उसने अपनी नई शक्ति पर नियंत्रण हासिल कर लिया। उसके दोस्त ये देखने आए कि क्या हो रहा है। वे उसकी अनोखी क्षमता से चकित थे और लड़की ने पूछा कि क्या वो उन्हें भी कुछ सिखा सकता है। बेले ने कहा कि उसे केवल राक्षसों को हराने का ही तरीका पता है। फिर भी उसे अपनी पहले से मौजूद शक्ति को मजबूत करने का एक तरीका पता था। हर दिन अभ्यास करें। उसके गुरु ने उसे ये सिखाया था। बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और ध्यान केंद्रित करो। फिर वो हाथ का इशारा करो।
इससे जादू शरीर में आसानी से फैलता है। अगर वे हर दिन 1 घंटे तक इस तरह ध्यान लगाते तो उनका जादू तेजी से बढ़ता, इससे उनका नियंत्रण भी बेहतर होता, जिससे युद्ध में शक्ति का उपयोग करना आसान हो जाता। उन्होंने भी इसे आजमाने का फैसला किया। जल्द ही उसके दोस्तों ने अपने शरीर में जादू का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। बेले ने देखा कि वे तेजी से सुधार कर रहे थे, शायद सामान्य से भी ज्यादा तेजी से। वो खुद को पीछे नहीं रहने दे सकता था, इसलिए उसने प्रशिक्षण जारी रखने का फैसला किया। इससे उसकी अनोखी क्षमता को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। 5 दिन बीत गए और समूह ने इसे जारी रखा। 10 दिनों के बाद वे पहले से ही एक माइनस दूसरे के साथ और भी अधिक विकसित होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 20 दिन बीत गए और वे फिर भी कड़ी ट्रेनिंग करते रहे। फिर 1 महीना बीत गया और बेले फिर से उस कमीने से मिली। इस बार वो अपनी बहन को लेने अकेला नहीं आया था। उन्हें आखिरी बार मिले हुए काफी समय हो गया था। लड़की भी मजबूत हो गई थी। कमीने ने अपने नौकर को आदेश दिया कि वो उसे पकड़ ले और वो बेले से निपटे, और नौकर तुरंत आगे बढ़ गया। लेकिन बेले चुपचाप जाने वाली नहीं थी। उसने तुरंत अपने दिव्य हथियार से हमला कर दिया। हालांकि नौकर ने उसे चकमा दे दिया। लाइम अपने दोस्त को अकेले लड़ने नहीं देना चाहती थी और नौकर पर जोरदार हमला किया। उसने उसे एलिस को ले जाने से मना कर दिया। बेले की तरफ से मामला सुलझाने का समय आ गया था। सबसे पहले उसने एक सवाल पूछा। यह आदमी अपनी बहन के साथ वास्तव में क्या करने की योजना बना रहा था? उसका दिव्य हथियार खास था, पीढ़ियों से चला आ रहा था। ये लोगों को ध्वनि के माध्यम से नियंत्रित कर सकता था और उन्हें युद्ध के लिए हथियार में बदल सकता था। ये लक्ष्य उसे घिनौना लगा। उसकी बहन चीजों को आसान बनाने का एक साधन मात्र थी। बेले को अब और सुनने की जरूरत नहीं थी। ऐसा आदमी भाई कहलाने के लायक नहीं था। कमीने ने कहा कि गुस्से में बेले का हथियार उस पर काम नहीं करेगा। बेले कुछ और ही साबित करने वाला था। कमीने ने बेले के रुख पर नाक भौं से कोड़ी, क्योंकि बेले ने खुद पर पिस्तौल तानकर अपनी अनोखी क्षमता का इस्तेमाल किया। आग की लपटें सीधे उसके दिल पर लगी, फिर पूरे शरीर में फैल गईं। यह केवल भस्म करने की एक अद्भुत तकनीक थी। कमीने को भले ही ये पसंद न आया हो, लेकिन वो बता सकता था कि ये मुसीबत बनने वाला है। नायक बहुत मजबूत हो गया था और उसकी पीठ से पंख निकल आए थे, जिससे उसकी सारी शारीरिक क्षमताएं बढ़ गई थीं। अब वो अपने दुश्मन से कुछ ही देर में दूरी बना सकता था। कमीने ने केवल कुछ गोलियां चलाईं, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। उसकी लपटें खून के हमलों को जला रही थीं, जिसका कमीने को कभी अंदाजा नहीं था। अब नायक उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, सीधे आगे बढ़कर एक मुक्का जड़ने के लिए। कमीने ने जल्दी से एक ढाल बनाई, जो मुश्किल से पहला वार रोक पाई, लेकिन वो टूट गई और दूसरा वार वो रोक नहीं सका। इससे नायक को मौका मिल गया। उसने उसके चेहरे पर वार किया और उसे उड़ा दिया। उसकी खून की शक्तियां अब बेकार हो चुकी थीं और उसे घर चले जाना चाहिए था। लेकिन इतना ही नहीं था, वो फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थी और उसकी त्वचा भी ऐसी हो गई थी जैसे उसके अंदर खून खौल रहा हो। उस नए रूप ने उसे और भी ताकतवर बना दिया था और नायक समझ नहीं पाया कि ये क्या है। ये ड्रैगन का खून था। इसने उसके पूरे शरीर को बदल दिया था। वो आधा इंसान और आधा ड्रैगन जैसा दिखने लगा था और उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। यह दबाव एक बड़ी समस्या थी। उसने नायक से कहा कि उसे इस हद तक धकेलने पर गर्व होना चाहिए और पछताना चाहिए। पंजे तैयार करके वो पूरे गुस्से के साथ आया। बेले ने हमले को ध्यान से देखा। अपनी बढ़ी हुई गति के कारण वो बच गया, हालांकि उसे फिर भी हल्की चोट लगी। उसका प्रतिद्वंद्वी भ्रमित दिख रहा था। उसे यकीन था कि वार सही जगह पर लगा है। उस छोटे से मौके पर नायक ने हमला किया और आग की लपटें दागी जो सीधे उस पर लगी। फिर उसने सब कुछ उड़ाने की कोशिश की। धमाका बहुत बड़ा था और हवा में धुआं भर गया, लेकिन उसका दुश्मन बच गया। उसने हमले को बहुत खराब बताया। उसके शरीर पर कोई दाग नहीं था, न कोई जलन, न ही कोई कालिख। फिर वो नायक को काटने के लिए दौड़ा। केवल आग से वो नहीं मर सकता था, इसलिए बेले ने अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल किया। जब वे फिर से भिड़े तो उसे एक बार फिर उन पंजों से बचना पड़ा। उसके बाद ही वो अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर मुक्का मार सका। उसे खुद झटका लगा, लेकिन ड्रैगन को इसकी परवाह नहीं थी। वे तराजू भी कुंदवार सह सकते थे। जब नायक ये सोच ही रहा था, तभी वो ड्रैगन की पूंछ से अचानक टकरा गया और जमीन पर गिर गया। उसके दुश्मन ने उसे खत्म करने के लिए एक जादू तैयार किया। बेले को पता था कि उसे तुरंत खुद का बचाव करना होगा, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए आग का गोला दागा। लेकिन ड्रैगन का हमला बहुत तेज था और हवा में एक बड़ा धमाका हुआ। लड़का साफ तौर पर थक चुका था। वो लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन उसकी सीमा समाप्त हो चुकी थी और ड्रैगन एक से अधिक बार ऐसे हमले कर सकता था। इससे उसके लिए ये लड़ाई और भी कठिन हो गई, क्योंकि उसे और भी अधिक जादू खर्च करना होगा। नीचे उसके दोस्त एक और दुश्मन से लड़ रहे थे, जो शायद बी रैंक का था। उन्होंने टीम अटैक करने का फैसला किया। उनका खामोश दुश्मन बस उनके हिलने का इंतजार कर रहा था। लाइम ने सबसे पहले हमला किया, जिससे नाइट को बचाव करना पड़ा। लड़के ने अपना भाला जमीन में गाड़ दिया और तभी दुश्मन को एहसास हुआ कि बर्फ की दीवारों ने उसे घेर लिया है। यहीं से लड़की के लिए मौका था। वो दौड़ी और उस पर तेज ध्वनि तरंगे भेजी। उस कॉम्बो ने पहले भी उनसे ज्यादा ताकतवर राक्षसों को हराया था, इसलिए उन्हें लगा कि अब ये खत्म हो जाएगा। लेकिन नाइट ने कहा कि ये सब व्यर्थ है। उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और एक काला जादू का घेरा दिखाई दिया, जो हमले की ध्वनि तरंगों को तब तक निगलता रहा जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। बच्चे स्तब्ध रह गए। अपनी लाठी को वहीं जमाए रखते हुए उसने एक चाल चली जिससे वे सब तबाह हो सकते थे। डार्क पोर्टल बढ़ता रहा, फिर अवशोषित ध्वनि तरंगों को वापस बाहर निकालता रहा। उस अवशोषण कौशल की बदौलत उनके हमले बेकार हो गए। लड़की अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ था। तभी नाइट ने माफी मांगी और कहा कि उसे अपने मालिक के आदेश के कारण उसे फिर भी ले जाना पड़ा। लाइम ने ऐसा होने से मना कर दिया और नाइट ने उसे इससे दूर रहने की चेतावनी दी। बेशक उसने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए नाइट ने उसे नीचे गिराने का फैसला किया। लाइम को अभी भी युद्ध का अनुभव नहीं था और लड़की देख सकती थी कि वो हार मान रहा था। वो मदद करना चाहती थी, लेकिन उसका
शरीर हिल नहीं रहा था। इस बीच लाइम को लगातार बुरी तरह पीटा जा रहा था। वो चाहती थी कि उसके पास लड़ने के लिए थोड़ी और ताकत होती। फिर उसे नायक की सलाह याद आई। प्रशिक्षण से उसे युद्ध में शक्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उसे बस शांत होना था। फिर वो अपने शरीर के अंदर बह रहे जादू पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। यह मानते हुए कि वो अभी भी लड़ सकती है, उसने अपने दोस्त को बचाने की तैयारी की। लाठी लाइम की खोपड़ी को कुचलने वाली थी, लेकिन हवा में ध्वनि तरंगे उठी। उसने ठीक समय पर प्रतिक्रिया दी। वो यहाँ नहीं गिरने वाला था। जो हो रहा था उससे नाइट चौंक गया। यह लड़की की ध्वनि शक्ति थी। लाइम ने उसे स्पष्ट रूप से सुना और उसने जो संगीत बजाया वो बहुत सुंदर था। वो संगीत उसके शरीर के अंदर शक्ति में बदल गया, जिससे वो नाइट को पीछे धकेल सका और उसका संतुलन बिगड़ गया। नाइट समझ नहीं पा रहा था कि इस बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। लाइम का दिव्य हथियार चमक उठा, उसे जमा देने के लिए तैयार। जमीन से बर्फ की परतें फूट पड़ी और योद्धा पर टूट पड़ी, जिसे एहसास हुआ कि वो मुसीबत में है। वो उसे पूरी तरह से झेल नहीं सका। उसे बर्फ ने निगल लिया। हवा में नायक की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी और लड़ाई खत्म होने वाली थी, लेकिन फिर उसने देखा कि उसके दोस्त जीत गए थे। अब उसे बस अपने सामने वाले कमीने को हराना था, भले ही इसके लिए उसे अपने छिपे हुए तुरूप के पत्ते का इस्तेमाल करना पड़े। ड्रैगन ये जानने के लिए उत्सुक था कि लड़का अभी भी पीछे हट रहा है, लेकिन उसने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशा तो वैसे भी आने वाली थी। ड्रैगन की ताकत और बढ़ने के साथ ही उनकी लड़ाई फिर से गर्म हो गई। उस विनाशकारी चाल को बढ़ता देख नायक समझ गया कि उसका दुश्मन सबसे मजबूत हमले की तैयारी कर रहा है। फिर भी उसे कुछ और करना था। इसे कामयाब बनाने के लिए उसे बस पहले बचना था। ड्रैगन ने हमला करना खत्म कर दिया और सारी ताकत उस पर झोंक दी। ऊर्जा का गोला बहुत बड़ा था, उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और इस वजह से और भी ज्यादा खतरनाक। अगर लड़के को बचना था तो उसे तेजी से आगे बढ़ना था। उसके पास बस एक ही विकल्प बचा था। उसने बचने के लिए आग की लपटें फेंकी, लेकिन ड्रैगन ने और ताकत झोंक दी, उसकी क्षमता से ज्यादा। वो पूरी तरह से हार गया। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई खत्म हो गई है। हालांकि ड्रैगन ऐसा नहीं चाहता था, उसे कुछ और रोमांचक की उम्मीद थी। तभी उसकी नजर उसके पीछे खड़े नायक पर पड़ी। वो हमले पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि सारी ताकत लगाने के चक्कर में वो अपनी सुरक्षा भूल गया। लड़के ने आग की लपटों से एक क्लोन बनाया था और ड्रैगन ने उसे नष्ट कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी तरकीब सीखेगा। सुरक्षित महसूस करते हुए उसने सोचा कि असली नायक अब भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसके हमले बहुत कमजोर थे। अब दिखाने का समय था कि उसकी ट्रेनिंग ने क्या किया है। उसने जादू पर अपना नियंत्रण निखार लिया था। ड्रैगन ने देखा कि लड़के का हाथ मैना से ढका हुआ था। उसके पहले के हमले काम नहीं आए थे, लेकिन ये पंच अलग होगा। ड्रैगन ने पीछे देखा और बहुत देर से समझ पाया कि ये कितना खतरनाक था। वे नीली लपटें लड़के का छुपा हुआ इक्का थीं। उसने ड्रैगन की पीठ पर अपनी धधकती मुट्ठी से वार किया और उसे इतना दर्द हुआ कि ड्रैगन की चमड़ी फट गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बच्चे ने उसे हराया है। कुछ देर बाद उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं और पाया कि उसका शरीर बर्फ में दबा हुआ है। वो और उसका नौकर दोनों हार गए थे। कुछ समय लगा, लेकिन आखिरकार वे जाग गए। ड्रैगन ने सोचा कि बच्चे परेशान करेंगे, लेकिन चूंकि वो हार गया था इसलिए उसने उसे जाने दिया। फिर लड़की को उससे कुछ कहना था। वो उसे युद्ध शुरू नहीं करने देगी और वो कभी उसका हथियार नहीं बनेगी। सबको हैरानी हुई जब उसने हामी भर दी। उसने कहा कि वो वही करेगा जो वो चाहती है। उसका जवाब इतना अजीब था कि उनमें से किसी को भी उस पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। फिर भी लाइम ने अपने दिव्य हथियार को फेंक दिया और बर्फ पिघल गई। लड़की ने उससे कहा कि वो दोबारा उसके पास ना आए। जवाब दिए बिना उसने अपने नौकर को अपने साथ आने को कहा और दोनों चले गए। उस लड़ाई ने सभी को थका दिया था। ये आश्चर्यजनक था कि नायक ने एक छात्र परिषद के सदस्य को हराया था। हालांकि उसने कहा कि ये बहुत कम अंतर से हुआ था। लड़की उठी और अपने दोस्तों से बोली। उसने कहा कि वो उनकी अच्छाई का बदला चुकाएगी, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि दोस्ती ऐसे नहीं चलती। फिर उसने उन्हें समझाया वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे सबसे अच्छे दोस्त थे। उन शब्दों से नायक को बहुत खुशी हुई। इस लड़ाई के बाद छात्र परिषद के अन्य सदस्य उनके पीछे पड़ सकते थे, इसलिए उसे और भी मजबूत बनना था, खासकर अगर वो अल्बर्ट का सामना करना चाहता था। वो फिर से एक और त्रासदी नहीं चाहता था। वो यहाँ सबसे मजबूत बनकर सबको अपनी ताकत दिखाएगा। एक दिन वो अपने भाई को हरा देगा, परिवार का मुखिया बन जाएगा और आखिरकार अपनी बहन की रक्षा करेगा। कई साल बीत गए और एक और लड़ाई शुरू होने वाली थी। नायक को आखिरकार उसका भाई मिल गया, जो अब और भी ताकतवर हो गया था और परिवार का मुखिया बन गया था। जेन को उपाधियों की परवाह नहीं थी। उसने अपने छोटे भाई से कहा कि उस पर एक श्राप है। अपने पिछले जन्म में उसने सीखा था कि अपने प्रियजनों को निराश करना कितना दर्दनाक होता है और वो दुख असहनीय होता है, इसलिए वो अब यहाँ खड़ा है। इस तरह के दर्द को जानने के बाद उसे विश्वास हो गया कि ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जिसे वो हरा नहीं सकता। अपनी बहन की किस्मत दांव पर लगी थी। मुफासा और स्कार आपस में भिड़ने वाले थे और नायक ने अपने भाई पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। उसकी किस्मत बदलने के लिए दृढ़ संकल्प